So good morning everyone. Welcome to the class दोस्तों. So पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस का. तीन शब्द आए थे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस. थ्योरी बेस है अकाउंटिंग का, लेकिन पूरी अकाउंटिंग इसी में बेस्ड है. तो अकाउंटिंग का पूरा सिद्धांत, अकाउंटिंग के पूरे प्रिंसिपल्स यही से निकल के आते हैं. इन तीन शब्दों को समझा था दोस्तों. इन तीनों शब्दों के मतलब तो अलग अलग थे, लेकिन हमने कहा था फिर हम इसे इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करेंगे. तो कोई हेल्प करना चाहेगा जल्दी से? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये वो अजम्पशंस हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है. तो अगर हम कहते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस और ओनर अलग अलग एंटिटीज है और हम अकाउंटिंग करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो पूरी अकाउंटिंग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है, इस अजम्पशन में बनाई गई है कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है. चाहे लॉ की नजर में अलग हो या ना हो, लेकिन अकाउंटिंग की नजर में बिजनेस अलग है और ओनर अलग है. ओके, ये थी आपकी कॉन्सेप्ट्स. प्रिंसिपल्स क्या थी? बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स, यानी रूल बुक है जो ये बताती है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. इट एक्सप्लेन्स व्हाई आर वी डूइंग समथिंग. एंड अगर कहीं पर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तो कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें चूज करना चाहिए, उसे गाइड करने के लिए भी इट एक्ट्स एज अ गाइडिंग पोस्ट. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स which explain why we do something and also guide us in selecting if there are multiple alternatives. And what are accounting conventions? पास्ट प्रैक्टिसेस चलती आई अकाउंटेंट्स द्वारा जो एक्सेप्ट हो गई और यही प्रिंसिपल्स भी कहलाई जब सिलेक्ट हो गई. राइट, इनमें ओवर अ पीरियड कुछ गलत नहीं पाया गया और ओवर अ पीरियड जो अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करते आए, सो इट बिकम्स द कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स और ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस की तरह एक्सेप्ट हो गई. ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों जो अकाउंटिंग में हम रूल्स की तरह फॉलो करते हैं. इसीलिए आगे गोइंग फॉरवर्ड हम इन तीनों शब्दों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करने वाले हैं. राइट, फिर हम पहुंचे थे एक टर्म पे विच वाज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप. गैप का मतलब था, बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलो करते हुए जिस फ्रेमवर्क, जिस दायरे में आप ऑपरेट करते हैं, जो भी रूल्स आप फॉलो करते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हैं, लॉ जो फॉलो करते हैं, जो पोस्टुलेट्स आप फॉलो करते हैं, वो सब कहलाती है गैप, जिस दायरे में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं. तो अगर एक इंडियन एंटिटी है वो फॉलो करती है इंडियन गैप, यूएस वाली एंटिटी फॉलो करती है यूएस गैप, और आज का टाइम है इंटरनेशनल गैप का दोस्तों. राइट, सो क्रॉस बॉर्डर कंपैरिजंस भी एनेबल करने के लिए, सो अगर एक इंडियन कंपनी को यूएस कंपनी से कंपीट करना है, कंपेयर करने हैं अपने फाइनेंशियल्स, तो उसके लिए आज के टाइम पे इंटरनेशनल गैप भी फॉलो किया जाता है, जिसे हम आईएफआरएस के नाम से भी जानते हैं. अगर आप में से किसी को पता हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. आने वाली क्लासों में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों. फिर हम पहुंचे थे दोस्तों, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं. तो ये 12 कॉन्सेप्ट्स हमारे कोर्स का पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, और इस 12 में से हम 8 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं. तो एक बार फटाफट रिकैप कर देते हैं. पहला कॉन्सेप्ट एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्या कहता था ये कॉन्सेप्ट? बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटीज हैं और हम अकाउंटिंग करते हैं किसके पर्सपेक्टिव से? हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से. इस कॉन्सेप्ट के दो नाम और भी थे दोस्तों, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. यहां लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं था दोस्तों. लॉ की नजर में आप अलग है या नहीं है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता. अकाउंटिंग की नजर में बिजनेस अलग है और ओनर अलग है. इससे हमारे अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? पार्टनर, ओनर जो पैसा लगाता है उसे बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी माना जाता है, इंटरनल लाइबिलिटी बाय द नेम ऑफ कैपिटल. आप सोचिए, अगर मैं बिजनेस हूं और मेरा एक ओनर है, ओनर ने मुझे पैसा दिया, मैंने उसे वापसी में कुछ नहीं दिया, तो क्या बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी बन गई, और उसी को हम कहते हैं कैपिटल. और वैसे ही अगर बिजनेस ओनर का पैसा वापस करता है तो वो लाइबिलिटी का रीपेमेंट होता है, यानी कैपिटल कम हो जाती है, जिसे हम ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हैं. राइट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट. इसका एक नाम और भी था, मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट. जस्ट वन मोमेंट एवरीवन. इसका एक नाम और भी था, मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट. तो कोई बताना चाहेगा दोस्तों क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में मेजरेबल हो. यानी क्या रिकॉर्ड नहीं करते? हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को यहां रिकॉर्ड नहीं करते. वो अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है दोस्तों. साथ ही दोस्तों, मनी की टर्म्स में जब आप मेजर करते हैं तो मनी का यूनिट क्या होगा? जिस कंट्री में बिजनेस डोमिसाइल्ड है, वहां की जो रूलिंग करेंसी होती है, नॉर्मली हम उसी में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस इंडिया में डोमिसाइल्ड है तो इंडिया की करेंसी है आईएनआर, तो यहां पर वो चीजें रिकॉर्ड करता है आईएनआर में, अपनी बुक्स मेंटेन करता है आईएनआर में. अगर एक बिजनेस यूएस में लोकेटेड है
तो वो अपनी बुक्स बनाएगा यूएस डॉलर्स में। और इसी वजह से दोस्तों मनी का कोई यूनिट कंसिस्टेंट नहीं होता। हम कहते हैं मनी में चीजें, मनी की टर्म्स में चीजें को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मनी के मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग है। तो इसीलिए वो सिमेट्री नहीं होती अकाउंटिंग के अंदर एज फार एज मनी के टर्म्स में मेजरमेंट इज कंसर्न। अगर आप किसी का वेट मेजर कर रहे होते तो वेट पूरे वर्ल्ड में केजी या पाउंड से मेजर कर लिया जाता, लेकिन जब आप अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को मेजर करते हैं वो मनी की टर्म्स में होती है, और मनी के मायने अलग अलग देशों में अलग अलग है। इस कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन और भी थी दोस्तों, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करता है। तो आज का 1 रुपया और आज से 10 साल बाद का 1 रुपया अकाउंटिंग में दोनों बराबर माने जाते हैं। परफेक्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज प्रिज्यूम टू कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल का मतलब था जहां तक हम देख सकते हैं हमारा बिजनेस चलता रहेगा। नीदर देयर इज एनी इंटेंशन नॉर एनी कंपल्शन टू क्लोज इट डाउन और स्केल इट डाउन सब्सटैंशियली। कौन कहता है ये जैजी वर्ड्स आप लोग नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हुआ क्या था हमारे अकाउंटिंग में दोस्तों? हमने कह दिया बिजनेस चलता जाएगा, फोरसीएबल फ्यूचर तक अज्यूम कर लिया। इससे फर्क क्या पड़ा हमारे अकाउंटिंग के अंदर? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली जो सेग्रीगेशन है वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हो पाई। नॉन करंट करंट का सेग्रीगेशन इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हो पाया। अगर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं होता तो हम सारे एसेट लायबिलिटीज को कैरी करते हैं ऑन एनआरबी बेसिस। दोस्तों अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है इसका मतलब बिजनेस बंद होने वाला है। अगर बिजनेस बंद होने वाला है तो एसेट्स और लायबिलिटीज किस लिए पड़े होंगे? बेचने के लिए और लायबिलिटीज सेटल होने के लिए। तो इसका मतलब कोई भी चीज लॉन्ग टर्म नहीं होगी, सब कुछ शॉर्ट टर्म होगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला जो सेग्रीगेशन होता है, करंट नॉन करंट वाला सेग्रीगेशन होता है, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हो पाता है। अगर गोइंग कंसर्न ना होता तो एवरीथिंग वुड हैव बीन करंट। और इसीलिए अगर चीजें करंट है मतलब बेचने के लिए पड़ी है तो वैल्यू उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती। फिर व्हाट इज रेलेवेंट इज एनआरवी, बेच के क्या मिलेगा या लायबिलिटी को सेटल करने में क्या देना होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा, गोइंग कंसर्न दो कॉन्सेप्ट का जन्मदाता भी था। एक कॉन्सेप्ट का ही किसका? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न की वजह से पिक्चर में आता हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है इसका मतलब हम चीजें बेचने के लिए नहीं रख के बैठे, और इसीलिए हम फिक्स्ड एसेट्स को कैरी कर लेते हैं ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। आ जाइए आगे, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब था बिजनेस की जो लाइफ है उसे हम छोटे छोटे आर्टिफिशियल पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और उसके लिए हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। उस पीरियड के एंड पे ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सो मेरा बिजनेस तो हमने कह दिया चलता जाएगा फोरसेबल फ्यूचर तक, लेकिन बिजनेस की परफॉर्मेंस को तो पीरियोडिकली असेस करना है, इवैल्यूएट करना है, और इसलिए हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करके उसके अकाउंट्स बनाते हैं ताकि पीरियोडिकली बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सके, असेस किया जा सके, और अगर कोई करेक्टिव एक्शन की जरूरत है तो वो भी ली जा सके। अगला कॉन्सेप्ट, अच्छा सॉरी, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की वजह से फर्क क्या पड़ता है? हमारे पीरियड के एंड पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बनते हैं। और ये दो कॉन्सेप्ट का जन्मदाता था दोस्तों, अक्रूअल और मैचिंग। अक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट पिक्चर में आए बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट आ गया अक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ऑन ड्यू बेसिस, ना कि तब जब पैसा आता है या पैसा जाता है। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? जब वो अर्न हो जाता है। शाबाश मेरे बच्चे। और रेवेन्यू अर्न कब माना जाता है? जब हमने गुड्स बेच दिए या हमने सर्विस रेंडर कर दी। सो पैसा आने पे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करता, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करता हूं जब मैंने कमा लिया, अर्न कर लिया। और अर्न तब माना जाता है जब हमने या तो गुड्स बेच दिए या हमने सर्विस दे दी। सो एक बिजनेस या तो गुड्स में डील कर रहा है या सर्विस में डील कर रहा है। इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर और आप लोगों ने आके फीस सेंटर में एडवांस में पे कर दी, क्या मेरे सेंटर में वो फीस कमा ली? फीस कमाई कब जाएगी? जब हम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूं, आई एम रेंडरिंग अ सर्विस, दैट इज वेयर माय सेंटर इज अर्निंग रेवेन्यू। अगर यही मैं गुड्स सेलर हूं, आपने आके मुझे एडवांस पे कर दिया कि सर ये माल दे दीजिएगा, मैंने कहा 5 दिन बाद दूंगा। आपने पैसा मुझे आज दे दिया है, मैं माल आपको 5 दिन बाद दूंगा। क्या मैंने आज रेवेन्यू कमा लिया? पैसा मिल गया लेकिन रेवेन्यू नहीं हुआ। रेवेन्यू तब होगा जब मैं उसे कमाऊंगा, और कमाया तब जाएगा जब मैं आपको गुड्स बेचूंगा। राइट एवरीवन? तो revenues are earned when the goods are sold or when services are rendered. Similarly, cost कब incur होती है? जब गुड्स परचेज हो जाए या सर्विसेज रिसीव हो जाए। तो अगर मेरे एम्प्लॉय ने
मुझे सर्विस दे दी है पूरे 12 महीने के लिए, चाहे मैंने उसे भी सैलरी 11 महीने की पे करी है, 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, खर्चा कितने महीने का हुआ? पूरे 12 महीने का, क्योंकि हमने सर्विस रिसीव कर ली है। वैसे ही मैंने सामान खरीद लिया, पैसा अभी तक पे नहीं किया, क्या खर्चा इंकर कर लिया? सामान ले लिया लेकिन पैसा पे नहीं किया, हैव आई इंकर्ड द कॉस्ट? यस, आई हैव इंकर्ड द कॉस्ट बिकॉज आई हैव परचेज्ड द गुड्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं अपने सप्लायर को एडवांस दे आया हूं और उसने अभी तक माल दिया नहीं, क्या मेरी कॉस्ट इंकर हो गई? कॉस्ट कब इंकर होगी? जब गुड्स परचेज हो जाएंगे। अभी जो पैसा दिया है वो सिर्फ आपके लिए एक एसेट है बाय द नेम ऑफ एडवांस। और क्या आप सबको पानी के जार वाला एग्जांपल याद है दोस्तों? पानी का जार जो हम लेके आए थे वो 200 रुपए पे करके आए थे, लेकिन खर्चा सिर्फ 50 का था। वो 150 रुपए आपका खर्चा ही नहीं था, वो तो आपको वापस मिल जाना था, राइट? ये था आपका अक्रूअल कॉन्सेप्ट। हम अक्रूड इनकम्स भी रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इससे मैचिंग हम एसेट्स और लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड करते हैं ऑन अक्रूअल बेसिस। फॉर एग्जांपल, जब आप उधार की सेल रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट सेल, व्हाट एंट्री डू यू पास? क्रेडिट सेल के लिए राम को सेल करी है, एंट्री एंट्री उल्टी हो जाती है। हाँ, क्या एंट्री पास करते हैं? राम टू सेल्स। सेल्स है आपकी अक्रूड रेवेन्यू, कि आपने रेवेन्यू कमा लिया तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्या साथ ही आपने एक अक्रूड एसेट भी रिकॉर्ड किया बाय द नेम ऑफ डेटर, राम के नाम से? तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे एसेट्स और लायबिलिटीज भी साथ साथ रिकॉर्ड होती है, रिलेटेड एसेट्स और रिलेटेड लायबिलिटीज, राइट एवरीवन? अगला कॉन्सेप्ट था मैचिंग कॉन्सेप्ट। जोर से बोल मेरे बच्चे। match your expenses with your revenues recognized during the period, right? Not the other way around. हम रेवेन्यू को खर्चों से मैच नहीं करते, हम खर्चों को रेवेन्यू से मैच करते हैं। तो 100 बॉटल पेप्सी की खरीदी थी लेकिन बेची 80 बॉटल्स थी, राइट? हमने रेवेन्यू कितनी बॉटल्स का रिकॉर्ड किया? 80 बॉटल। तो खर्चा भी कितनी बॉटल्स का होना चाहिए? 80 बॉटल। इसीलिए हम सेल्स माइनस सीओजीएस को जीपी दिखाते हैं, और 80 बॉटल का खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए हम एक 20 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट करते हैं। वो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का खर्चा नहीं होता, क्योंकि वो माल कब बिकेगा? अगले साल। तो वो खर्चा भी किस साल का होना चाहिए? अगले साल। परफेक्ट एवरीवन। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को एक एसेट दिखाया जाता है, खर्चा नहीं माना जाता, क्योंकि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। उस सामान का बेनिफिट अगले साल मिलेगा तो खर्चा भी अगले साल आना चाहिए। हम फिक्स एसेट को एक झटके में पीएनएल में नहीं डाल देते, हम ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जब एसेट के बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग टर्म मिलेंगे तो खर्चा भी लॉन्ग टर्म पे ही आना चाहिए, राइट? एम्प्लॉय की सैलरी हम एक बार में पीएनएल में डाल देते हैं, लेकिन फिक्स एसेट की कॉस्ट हम ओवर अ पीरियड डालते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी का बेनिफिट मिल चुका है, फ्यूचर में दोबारा नहीं मिलना है, तो इसीलिए इस साल का खर्चा है। लेकिन जब हम फिक्स एसेट की बात करते हैं, उसका बेनिफिट, अगर उसकी लाइफ 5 साल है तो उसके बेनिफिट्स हमें अगले 5 साल तक मिलने हैं, तो खर्चा भी अगले 5 साल में आता है। एंड दैट्स व्हाई वी डेप्रिशिएट एन एसेट। और एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए एसएलएम या डब्ल्यूडी? तो वी नीड टू लुक एट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो अगर एसेट के बेनिफिट्स हर साल बराबर मिल रहे हैं तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहे हैं। बेनिफिट्स बराबर है तो खर्चा भी बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर बेनिफिट्स धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं तो डब्ल्यूडी भी लगाइए। ऐसे और भी मेथड्स होते हैं जो ओवर पीरियड हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर आपने इस साल 12 महीने का इंश्योरेंस पे किया है, जिसमें से 8 महीने इस साल के हैं, 4 महीने अगले साल के हैं, तो क्या हम पूरा खर्चा 12 महीने का बुक कर लेते हैं? नहीं, हम खर्चा सिर्फ 8 महीने का बुक करते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स कितने मिले हैं? सिर्फ 8 महीने के। 4 महीने के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगले साल, तो खर्चा भी 4 महीने का होना चाहिए अगले साल। तो इस साल हम उसे प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक एसेट बोल देते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें अगले साल मिलने वाला है। ओके एवरीवन, बेटा यही से हमने एक एसेट वर्ड की डेफिनेशन भी सीखी थी। एसेट का मतलब था, ओके, लॉन्ग टर्म नहीं कहेंगे, अगर फ्यूचर में हमें उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं और उस पे हमारा कंट्रोल या ओनरशिप हो, राइट? परफेक्ट एवरीवन। सो क्या मेरा स्टॉक मेरा एक एसेट है, उस पर मेरा कंट्रोल है, मेरी ओनरशिप है, और उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर वो फिनिश गुड्स है तो वो बिक जाएगा, रॉ मटेरियल है तो वो फिनिश गुड्स बनाने के काम आएगा। मेरे हाथ में पड़ा हुआ कैश, क्या वो भी मेरा एसेट है? क्योंकि वो मेरे कंट्रोल या मेरी ओनरशिप में है और फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स देगा। लेकिन ये जो मेट्रो लाइन सामने से जा रही थी, पहले ये बताओ क्या इससे बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में? यस, बट क्या ये मेरा एसेट है? क्यों नहीं? हमारा कंट्रोल या ओनरशिप इसके ऊपर नहीं है। परफेक्ट एवरीवन। ओके,
अगला कॉन्सेप्ट किया था दोस्तों डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं अकाउंटिंग में बाय अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। परफेक्ट एवरीवन। ये कॉन्सेप्ट ही अकाउंटिंग का कोर है। हम जो अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं उसमें हर जगह डुअल एस्पेक्ट की चर्चा होती है। नाउ इस कॉन्सेप्ट का जन्मदाता कौन है? लुका पैसियोली। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। लुका पैसियोली। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होता है और मेरी बैलेंस शीट टैली होती है। अगर हम अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट पे ना करते तो मेरी बैलेंस शीट भी टैली नहीं। इसका मतलब यह भी है कि अगर आप में से किसी की बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होती है, इसका मतलब आपने डुअल एस्पेक्ट फॉलो नहीं किया या कहीं कुछ भूल गए दोस्तों। ओके, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कंसिस्टेंसी। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एक बार सिलेक्ट कर ली उसे साल दर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। करना होगा या करना चाहिए? चाहत है दोस्तों, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हम परफॉर्मेंस को ओवर अ पीरियड कंपेयर कर सके, अपनी ही परफॉर्मेंस को पास्ट ईयर से कंपेयर कर सके। अगर हर साल मेरी पॉलिसीज चेंज होंगी तो अकाउंट्स कंपेरेबल कहां रहेंगे? हमने कहा था अकाउंटिंग का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी तभी हो सकती है जब डेटा कंसिस्टेंट बेसिस पे मेंटेन किए जाए। अगर अकाउंट्स में पॉलिसीज पिछले साल कुछ और थी, इस साल कुछ और है, तो कंपैरिजन एनेबल नहीं हो पाएगा। राइट एवरीवन? तो उस बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के लिए कंसिस्टेंसी फॉलो करना जरूरी था। बेटा मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए, जब आप बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो यू हैव सर्टेन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। हर जगह नहीं, बट बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होते हैं। जैसे आप एसएलएम डब्ल्यूडीवी फॉलो करते हैं, वैसे ही इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए जैसे मान लीजिए एक मेथड होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शायद आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो। एक और मेथड होता है वेटेड एवरेज मेथड। तो एक बिजनेस अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है that we value our inventory on lower of cost and NRV. We value our inventory on lower of cost and NRV, where cost is determined using FIFO method. Where cost is determined using, अब देखिए पहले जो हमने बोला कि हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है आज की क्लास में पढ़ेंगे। और उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हमने कॉस्ट का एक मेथड फॉलो किया विच वाज फीफो मेथड। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया, प्रिंसिपल और मेथड, दैट बिकम्स मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसी हुई that we value our inventory on the basis of lower of cost and NRV, where cost is determined using FIFO. आपके बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसी है that you also value inventory on lower of cost and NRV, where cost is determined using weighted average method. तो आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल थे, या तो फीफो या वेटर। मेरी कंपनी ने एक मेथड चूज किया, आपकी कंपनी ने दूसरा मेथड चूज किया। क्या हम दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है? अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है तो उस हद तक हमारे अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं फीफो फॉलो कर रहा हूं तो मुझे अपने अकाउंट्स बनाते हुए हर साल फीफो फॉलो करना चाहिए, ताकि कम से कम मेरे अकाउंट्स तो मेरे पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर हो सके। सो कंपेरेबिलिटी के लिए एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चूज कर ली उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। क्या तभी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? इसका क्या मतलब था? हमने कहा होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांध दिया गया कि अब आप चेंज नहीं कर सकते? नहीं, आंसर ये नहीं है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी काट दी जाए। द ऑब्जेक्टिव वाज कि आप हर साल अपनी मर्जी से चेंज ना कर सके। कभी अगर जेन्युइन रीजंस है तो चेंज कीजिए। और हमने कहा था सिर्फ 3 कारणों से पॉलिसी चेंज हो सकती है। कौन कौन से कारण? या तो लॉ वो चेंज मांगता हो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो चेंज मांगते हो, या फॉर बेटर डिपिक्शन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही पिक्चर दिखाने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर पॉलिसी का चेंज होना जरूरी है तो कर देना चाहिए। राइट? इसका मतलब है आप लोग पढ़ के आए हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलिए, बस अपने सीए के करियर में ये बेसिक रूल फॉलो कीजिएगा दोस्तों। कोई और होमवर्क मिले या ना मिले, एक बाय डिफॉल्ट वाला होमवर्क है, जो पढ़ा है वो जाके रिवाइज करना है। अभी इनिशियल फेज है, हम थोड़ा स्लो पेस पे चलेंगे। आपके पास एम्पल टाइम होगा कि आप चीजों को रिकैप कर सके। पुरानी क्लासों में भी जो किया वो रिकैप करते चलिए, ताकि चीजें आपके दिमाग में रिफ्रेश रहे। आप हम बहुत सारे लॉजिक सीखते हैं, लेकिन नए लॉजिक सीखते सीखते पुराने वाले बैकलॉग में चले जाते हैं। जाने नहीं देना है दोस्तों, रिफ्रेश करते रहिए। ये सीए कभी मुश्किल नहीं लगेगा। ये जर्नी इतनी मुश्किल है ही नहीं जितनी लोग बना गए हैं। कर लें स्टार्ट आगे अब। तो चलिए अब बढ़ाते हैं आज की क्लास में, और पहला कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं दोस्तों
कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लेट मी टेक यू टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम शायद आप लोगों ने पहले भी सुना हो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये लीजिए, जल्दी से नाम पढ़ के बताइए, क्या ये नाम सुने हुए हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कोई बताना चाहेगा जो भी आपने सुना हुआ है, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? शाबाश मेरे बच्चे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जिस भाव पे आपने चीज खरीदी थी, द एक्विजिशन प्राइस, द प्राइस एट विच यू अक्वायर्ड द एसेट, जिस प्राइस पे खरीदा गया, दैट्स टर्म्ड एज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो अगर मैंने एक मशीन खरीदी मान लीजिए 10 लाख रुपए पे, उसकी इंस्टॉलेशन करवाई 1 लाख रुपए, उसके लिए ट्रायल रन हुए 1 लाख रुपए, टोटल मिला के उसकी कॉस्ट पड़ी 12 लाख। वो जो 12 लाख रुपए है दैट इज माय हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब मेरी बुक्स में ये एसेट 12 लाख पे ही आता रहेगा, ऑफ कोर्स लेस द डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेट डेप माइनस होता जाएगा, लेकिन जो बेसिस होगा वैल्यूएशन का दैट वुड बी ओनली 12 लाख रुपीस। सब हो मेरे साथ दोस्तों? तो एसेट वुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका मतलब मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो हमारे काम का नहीं है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। तो वी कैरी आवर एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिए मैंने एक शब्द यूज किया, वी कैरी आवर एसेट्स। कैरी करने का मतलब होता है जैसे आप बैलेंस शीट में हम किस वैल्यू पे दिखाएंगे, राइट? वी कैरी आवर एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो 12 लाख का एसेट है, अगर 10% डेप लगना है तो 12 लाख माइनस 10%, अगले साल फिर एक और 10% माइनस हो जाएगा, लेकिन बेस आपका वो 12 लाख के बेस पे ही चल रहा है, राइट? नाउ जब ये कॉन्सेप्ट में बच्चों को लिखने को देता हूं तो कुछ बच्चे शब्द यूज करते हैं, वी रिकॉर्ड आवर एसेट्स ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। दोनों में फर्क है दोस्तों। मैंने शब्द यूज किया था कैरी और आपने शब्द यूज किया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है बुक में पहली बार एंट्री पास करना। पहली बार तो हर चीज अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। अगर आप कोई चीज 12 लाख में खरीदोगे तो रिकॉर्ड कितने में करोगे? 12 लाख। तो पहली बार तो हर चीज अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं एसेट को हम कैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो वी डू नॉट लुक एट द मार्केट वैल्यू, वी डू नॉट लुक एट। ऐसा क्यों दोस्तों? हमने जब अकाउंटिंग की लिमिटेशंस पढ़ी थी उसमें हमने कहा था ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट्स के बीच में लड़ाई थी दोस्तों। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्यों रखते हैं? व्हाई डोंट वी लुक एट द करंट वैल्यूएशंस? जोर से बोलते मेरे बच्चे। शाबाश मेरे बच्चे। सोचिए एक मशीन मैंने 12 लाख में खरीदी और आज उसकी मार्केट वैल्यू, आज वैसी ही मशीन मार्केट में खरीदने जाऊं तो 15 लाख की है या 10 लाख की है। सोच के बताइए क्या मुझे उससे फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों। यू नो कल की बात कर रहा हूं, कल मेरे घर पे मेरे चाचा जी आए हुए थे। मैंने कुछ टाइम पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें मैं रहता हूं, तो माय चाचा जी केम एंड ही सेड, तो 2-3 साल हुए मुझे प्रॉपर्टी लिए हुए, एंड ही सेड 3 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है। मतलब ही सेड कि तुमने सही इन्वेस्टमेंट करी और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। तो मतलब ही वाज ट्राइंग टू से कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया, तो मुझे खुशी होनी चाहिए। तो हाँ बढ़ गई होगी, तो क्या हुआ? मुझे उसकी कोई ऐसी खुशी नहीं है कि मैं लोगों को पार्टीज देता रहूं कि चलो 50 लाख रुपए कमा लिए, 1 करोड़ रुपए कमा लिए। मुझे ऐसी खुशी नहीं है। मैं अपने घर में खुश हूं, आई एम हैप्पी इन माई हाउस। मुझे ऐसी खुशी क्यों नहीं है? दुनिया को ऐसा लग रहा है कि मैंने घर खरीदा और मुझे 50 लाख का फायदा हो गया, लेकिन मुझे आई एम हैप्पी इंटरनली, बट आई एम नॉट शोइंग इट ऑफ कि मुझे पार्टीज देनी है। ऐसा क्यों? मुझे इस घर को बेचने का मेरा इंटेंशन नहीं है, और जब तक आपकी चीजें बेचने का इंटेंशन नहीं है, द मार्केट प्राइस इज इररिलेवेंट फॉर यू। मार्केट में भाव बढ़ गया अच्छी बात है, लेकिन क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट है? मेरे लिए रेलेवेंट तब होता जब मैं चीज को बेचने जाता। मान लीजिए मैंने चीज खरीदी 1.5 करोड़ में और आज उसका मार्केट प्राइस 2 करोड़ रुपए है, क्या मैं खुशियां मनाने लग जाऊं? 2 करोड़ हो गई, और फिर अगले दिन जब मैं बेचने जाऊं तब मान लीजिए 80 में बिके, तो क्या होगा? तो थोड़ा गम होगा, हाय 2 करोड़ की थी 80 की रह गई। हम उस गम में नहीं जीना चाहते दोस्तों। तो इसीलिए वी डू नॉट लुक एट द मार्केट वैल्यू टिल द टाइम वी आर होल्डिंग द एसेट फॉर सेलिंग पर्पस, राइट? इसीलिए हम एसेट को कैरी करते हैं ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब सोचिए दोस्तों, आप समझते हैं मार्केट की ट्रेड साइकिल्स? आपने कभी रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, रिकवरी ये सब बातें पढ़ी है? ये मार्केट की ट्रेड साइकिल्स है, इकोनॉमिक साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स। ये बढ़ती भी है, गिरती भी है, फिर रिकवरी भी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको क्या लगता है ये फिनोमेना शॉर्ट टर्म है, 2-3 महीने में हो जाता होगा सब कुछ, या लॉन्ग टर्म फिनोमेना है? लॉन्ग टर्म फिनोमेना है दोस्तों। अगर एक बार मार्केट ऊपर गई है तो वापस डिप्रेशन में आने में टाइम लगेगा, और डिप्रेशन में गई है तो वापस बूम पे आने में भी पूरा टाइम लगना है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना। अब सोच के बताइए, आज अगर किसी एसेट की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई है,
क्यों बढ़ गई है? क्योंकि मार्केट ही बढ़ रही है दोस्तों, मार्केट में अच्छी ग्रोथ है, इस वजह से ये एसेट बढ़ गया है। क्या लॉन्ग टर्म में गिर सकता है? और मैं अपने एसेट को होल्ड करके बैठा हूं फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। अगर मेरा फिक्स एसेट है तो आई एम होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। आज अगर वैल्यू बढ़ी है, क्या लॉन्ग टर्म में गिर सकती है? तो क्या मेरे लिए आज वाली वैल्यू रेलेवेंट है, या मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूं? और लॉन्ग टर्म में क्या ये वापस आ सकता है? आ सकता है। आज अगर वैल्यू गिर गई है और मार्केट की वजह से गिरी है, टेम्पररी फॉल है, क्या वापस आ सकता है दोस्तों? और मैं एसेट को होल्ड कर रहा हूं फॉर लॉन्ग टर्म, तो ये बढ़ना ये घटना मेरे काम का नहीं है इफ आई एम होल्डिंग एन एसेट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। सब हो मेरे साथ दोस्तों? सो इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। वी वैल्यू आवर एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। द एसेट्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट रेफर्ड टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, अब रुकिए, ये कॉन्सेप्ट हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, यानी जैसे फिक्स एसेट्स हो गए, नॉन करंट एसेट्स हो गए, उन सब के लिए हम फॉलो करते हैं ये कॉन्सेप्ट। हम करंट एसेट्स के लिए नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते। कोई सोच सकता है क्यों होगा ऐसा? करंट एसेट्स कोई एग्जांपल दे दीजिए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किस लिए रखी हुई है बेटा? लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? भाई स्टॉक रखा हुआ है तो शॉर्ट टर्म में ही बेचना है। इस साल अगर साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो अगले साल मुझे वो सामान बेचना है, बल्कि अगले 2-3 महीनों में बेचना है दोस्तों। अगर ऐसा है तो क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है या शॉर्ट टर्म के लिए? तो स्टॉक जैसे करंट एसेट्स के लिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के अलावा भी कुछ फॉलो करते हैं। वो क्या होता है आगे देखेंगे दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को और आने वाले एक और कॉन्सेप्ट को इकट्ठे एग्जांपल्स का लिंक करूंगा। ठीक है जी, देखें, वैल्यूएशन करने के और भी बेसिस होते हैं दोस्तों, लेकिन हम प्रेफर करते हैं, अकाउंटेंट्स प्रेफर करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऐसा क्यों दोस्तों? मैंने अगर कोई चीज 12 लाख में खरीदी है तो मेरे लिए लागत कितनी है उसकी? 12 लाख रुपीज। आई हैव मेड अ पेमेंट ऑफ 12 लाख रुपीज, मेरी जेब से 12 लाख रुपए गए हैं, तो मेरी कॉस्ट 12 लाख है। अगर मैं आपसे पूछूं मैंने 12 लाख पे किए तो मेरी कॉस्ट कितनी है, आप लोग भी यही बोलेंगे सर 12 लाख। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ दिस एसेट, इसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, तो हो सकता है बच्चा बोले सर मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए है, हो सकता है बच्चा बोले 14 लाख रुपए है, हो सकता है मेरे हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख हो, इनके हिसाब से मार्केट वैल्यू 10 लाख हो। इज दैट पॉसिबल? मार्केट वैल्यू इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो और जो बेसिस होते हैं अकाउंट वैल्यूएशन करने के वो बहुत सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आपकी जेब से जो पैसा लगा है वो सब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोगों ने कभी 12th में पार्टनरशिप नाम का एक चैप्टर पढ़ा है दोस्तों। पार्टनरशिप में एक फेवरेट टॉपिक था आप लोगों का गुडविल, और गुडविल के साथ कभी ऐसा पढ़ा था सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं हो सकती। सिर्फ यही उस बात का लॉजिक है दोस्तों। जब आप गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव। तो अगर मैंने किसी की गुडविल खरीदी 10 लाख में, तो मुझे वो गुडविल कितने की पड़ी? 10 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं कितने की पड़ी, आप भी 10 लाख बोलोगे, मैं आपसे पूछूं तो आप भी कहोगे 10 लाख की, बिकॉज मेरी जेब से 10 लाख रुपए लगे हैं। तो आई कैन रिकॉर्ड दैट बिकॉज वहां कोई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी खुद की बनाई हुई गुडविल के बारे में पूछूं और मैं बच्चे से पूछूं बेटा आपको क्या लगता है मेरी गुडविल कितनी होगी, बच्चे को अच्छा लगा सेंटर, बच्चा कहता है सर कम से कम 2 करोड़ की गुडविल होगी। बच्चे से मैंने पूछा बेटा गुडविल कितनी, सर कम से कम 5 करोड़। मैंने बच्चे से पूछा, बच्चा कहता है सर 1 करोड़ ठीक है, ये ज्यादा बोल रहे, ये ज्यादा बोल रहे हैं, 1 करोड़ के आसपास ठीक है। मैंने बच्चे से पूछा, कह रहे सर 50 लाख ठीक है। मैंने बच्चे से पूछा किस बात की गुडविल? नो गुडविल। तो क्या गुडविल जो खुद की क्रिएटेड है, क्या वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल सब्जेक्टिव है? क्योंकि आपने उसके लिए कोई पैसा अलग से पे नहीं किया है। सो एवरी एक्सपेंडिचर दैट यू डू इज टुवर्ड्स बिल्डिंग योर नेम। अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो भी अपना नाम बनाने के लिए, अगर हम कोई अच्छी लोकेशन पे अपना ऑफिस खोलते हैं वो भी अपना नाम बनाने के लिए, तो इट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव कि आपने गुडविल के लिए कितना पैसा लगाया। इसीलिए आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं किया जाता। लेकिन जो आपने पे किया वो तो कंफर्म्ड अमाउंट है, इसीलिए हम सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। इज दैट ओके एवरीवन? सो और बेसिस भी है वैल्यूएशन करने के, वो ओवर अ पीरियड हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा थ्योरी का टॉपिक टुवर्ड्स द एंड पढ़ाऊंगा कोर्स के एंड पे, वहां पे हम और बेसिस भी पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन हम फिर भी हिस्टोरिकल कॉस्ट को प्रेफर करते हैं बिकॉज यहां सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। राइट? ओके, मैंने कहा था हम नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स। वही लाइन लिखी है, एक बार पढ़ लीजिए सब लोग। द कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अप्लाइड इन केस ऑफ नॉन करंट एसेट्स लाइक फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। क्योंकि ये एसेट्स रखे गए हैं फॉर अ
लॉन्ग टर्म पीरियड। जय माता दी एवरीवन। चलिए फिर ले चले आपको अगले कॉन्सेप्ट पे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या ये नाम सुना है आप लोगों ने? ईमानदारी से बोलिएगा, क्या ये नाम सुना है? जब मैं आपके जितना था मैंने नहीं सुना था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों ने जो सुना है आप लोग बता दीजिए। शाबाश मेरे बच्चे। यानी एसेट की वैल्यू में होने वाला प्रॉफिट या लॉस हम तभी बुक करते हैं जब वो रियलाइज होता है। रियलाइज होने का मतलब है जब आप उस चीज को बेच देते हैं। तो अगर एक मशीन 10 लाख में खरीदी और वो बिकी 8 लाख में, तो 2 लाख का लॉस कब बुक करूं? जब वो बेच दिया। और वैसे ही 10 लाख की चीज अगर 12 लाख हो गई है तो 2 लाख का प्रॉफिट कब बुक करूं? जब वो रियलाइज हो। राइट दोस्तों, क्या हम एक्चुअली में यही करते हैं? हाँ दोस्तों, क्या हम एक्चुअली में यही करते हैं? चलिए, हम अकाउंटेंट्स इससे एक स्ट्रिक्टर कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। वी डू नॉट फॉलो स्ट्रिक्टली द रिलेशन कॉन्सेप्ट, हम इसका और मॉडिफाइड टफर वर्जन, स्ट्रिक्टर वर्जन फॉलो करते हैं, जहां पे हम लॉसेस के लिए तो यही बात, सॉरी गेन्स के लिए तो हम यही बात बोलते हैं कि गेन्स तभी रिकॉर्ड करेंगे जब रियलाइज हो, लेकिन लॉसेस को चाहे वो रियलाइज ना भी हुए हो तो भी हम बुक कर लेते हैं। तो वी एक्चुअली इन प्रैक्टिस डू नॉट फॉलो दिस कॉन्सेप्ट इन लेटर इन स्पिरिट। हम इसका मॉडिफाइड वर्जन या दूसरा स्ट्रिक्टर कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, विच इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। तो इसीलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को 2 लाइनों में खत्म करते हैं। रियलाइजेशन, एसेट की वैल्यू में होने वाले चेंजेस, बढ़ना या घटना, हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज हो जाए। But as an accountant, we do not follow this concept. We follow a stricter version of this concept, which is called conservatism. Yes. तो लीजिए पहला बुलेट जल्दी से पढ़े। Any changes in the value of an asset, any change का मतलब upward या downward, is to be recorded only when the entity realize it. तो गेन और लॉस एसेट पे तभी बुक कीजिए जब आप उसे रियलाइज कर लें। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉस्ट, कि हम एसेट को कॉस्ट पे ही रखेंगे, तब तक उसका चेंज कैरी नहीं, चेंज बुक्स में नहीं लाएंगे जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। तो कॉस्ट पे ही कैरी करने वाली बात हो गई। लेकिन वी अकाउंटेंट्स फॉलो अ मोर कंजर्वेटिव पार्ट, वेयर हम सारे गेन्स को तो तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज हो, लेकिन एंटिसिपेटेड लॉसेस को बिना रियलाइज हुए भी हम बुक कर लेते हैं। राइट? और इसके लिए हम लेके चलते हैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पे। तो हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी रेलेवेंट बिकॉज वी फॉलो अ मॉडिफाइड वर्जन। तो लीजिए दोस्तों, ले आते हैं आपको कंजर्वेटिज्म पे, अकाउंटिंग का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म। नाम तो पक्का सुना होगा। हाँ, जो आपने सुना है वो बता दीजिए। शाबाश मेरे बच्चे। बच्चे ने एक शब्द यूज किया, ध्यान से सुनिएगा। शी सेड रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस बट इग्नोर ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स। बिल्कुल सही शब्दों का चयन है बेटा। सो मैं कुछ वर्ड्स बीच में ऐड कर दूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एवर यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली राइट। सो पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर यहां बुक करेंगे बीच में। सो दोस्तों, मान लीजिए मैंने बच्चे को सामान बेचा, बच्चा मेरा कस्टमर है, मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा। जब मैंने सामान बेचा तब उनकी फाइनेंशियल हालत बिल्कुल सही थी, यानी मुझे अपने पैसे की रिकवरी पे कोई डाउट नहीं था। आई हैव सोल्ड द गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। क्या ये मेरे डेटर बन गए? अब पैसा 3 महीने के उधार पे है, यानी 3 महीने बाद पैसा आना था। इन द मीन टाइम इनको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, और इतने मेजर लॉसेस हो गए कि अब इनकी फाइनेंशियल हालत बुरी हो गई है। अब मुझे ये नहीं लगता कि मेरा पैसा पूरा रिकवर हो पाएगा। सो माई एंटिसिपेशन नाउ इज दैट ही विल बिकम insolvent and I'll be able to recover only 40,000 from him. मेरी बात समझे दोस्तों? मैंने माल कितने में बेचा था? 1 लाख में। आज के दिन ये मेरे डेटर हैं। जब मैंने माल बेचा था he was perfectly fine, लेकिन on the balance sheet date his financial condition has worsened and now only 40,000 is recoverable. अब आप बताइए दोस्तों, मुझे क्या करना चाहिए? जोर से बोल बेटा। मुझे लॉस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कितने का? 60,000। और आप उसे क्या बोलते हैं? या तो आप बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेते हैं। क्या आप 60,000 का लॉस बुक कर लेते हैं दोस्तों? क्यों बुक किया? क्या लॉस एक्चुअली हो गया है? हैज ही बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट? नहीं, लेकिन वो मेरी एंटिसिपेशन है कि ऐसा हो सकता है, और इस वजह से मैं अपने उस एंटिसिपेटेड लॉस को बुक करता हूं। हम फॉलो करते हैं। पढ़िए, सिर्फ पहला पार्ट पढ़िएगा यहां तक। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिकॉर्ड, रीड टिल दिस पॉइंट।
प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स। हर एक शब्द का मतलब है, आगे नहीं जाइएगा अभी, सिर्फ यहां तक पढ़िए। प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। अपने पास्ट के इवेंट्स की वजह से, इसे मैं हिंदी में कह देता हूं, अपने पास्ट के कुकर्मों की वजह से अगर आपको फ्यूचर में कोई नुकसान दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से? पास्ट की वजह से, तो उस लॉस को प्रोवाइड कीजिए। एंटिसिपेट कर रहे हो यानी दिख रहा है ये नुकसान होगा, होने के चांसेस ज्यादा है, आज लगता है नुकसान होगा और होगा पास्ट की वजह से, तो इस नुकसान को प्रोवाइड फॉर कर दीजिए। राइट? तो हमारे इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द पास्ट इवेंट? किस वजह से मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है? मैंने इन्हें माल बेचा था और इन्हें पास्ट में लॉसेस हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। राइट? तो वो जो लॉसेस इन्हें हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल हालत खराब हो गई है, वो एक पास्ट इवेंट है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है फ्यूचर में नुकसान होगा ही होगा। क्या मुझे वो नुकसान बुक कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। तो आई प्रोवाइड फॉर दैट लॉस, आई क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और आई प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स इन माई बुक्स। ठीक है दोस्तों, एवरीवन, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। दोस्तों, मेरे बिजनेस के ऊपर किसी ने केस किया है कि मैंने उनका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम इस्तेमाल किया है बिना उनकी परमिशन के। सो somebody has filed a case against me for infringement of copyrights, कि मैंने उनका कॉपीराइट इस्तेमाल किया बिना उनकी परमिशन के। नोटिस आया, लीगल नोटिस मेरे पास, और मैं भागा भागा अपने वकील के पास। लॉयर साहब ने सब कुछ समझा कि क्या हुआ है, मैंने सब कुछ बताया, एंड सब कुछ समझने के बाद लॉयर साहब ने कहा, अमित सर आपसे गलती हो गई है, ये केस हारने के चांस ज्यादा है। मैंने कहा कितने चांस है? ही सेड 70% चांस है कि हम केस हारेंगे। तो मैंने कहा क्या देना होगा? उन्होंने अपनी सारी कैलकुलेशन करी एंड ही सेड तकरीबन 2 लाख रुपए देने होंगे। आप केस हारेंगे, हारने के चांस ज्यादा है, और तकरीबन 2 लाख रुपए देने होंगे। आपसे मेरा सवाल है, एज एन अकाउंटेंट सोच के बताइए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे 2 लाख का प्रोविजन बना लेना चाहिए? क्यों दोस्तों? इस कॉन्सेप्ट की वजह से, प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट क्या है दोस्तों? मेरा उसका कॉपीराइट इस्तेमाल करना और उसका मेरे ऊपर केस करना। राइट? एंटिसिपेट, क्या मैं लॉस एंटिसिपेट कर रहा हूं? आज मुझे लगता है हारने के चांस ज्यादा है, तो क्या आज के दिन मुझे दिख रहा है कि लॉस होगा? सो आई शुड प्रोवाइड फॉर दैट एंटिसिपेटेड लॉस व्हिच इज अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट। इज दैट ओके एवरीवन? सिनेरियो चेंज कर देते हैं दोस्तों। उसी केस में मैंने अपने वकील से सब कुछ समझाया कि क्या क्या हुआ है पास्ट में, और मैंने वकील से पूछा क्या होगा। वकील ने कहा सर आप चिंता ही मत करो, हम इस केस को डिफेंड कर लेंगे, बचा लेंगे। अच्छा, कितने चांस है? वकील ने कहा सर 80% चांस है कि हम केस बचा लेंगे, 20% चांस है कि सामने वाला कोई ऐसा एविडेंस पेश कर दे कि हम हार जाएं, लेकिन 80% चांस है कि हम ये केस बचा लेंगे। ठीक है जी, अब क्या करूं? प्रोविजन बनाऊं या ना बनाऊं? बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या ना? बने। क्यों बनेगा फिर बच्चे? क्योंकि 20% चांस दिख रहा है। प्लीज, हम लोग कंजर्वेटिज्म को एक्सट्रीम व्यू मान लेते हैं, इट इज नॉट द एक्सट्रीम व्यू। प्लीज बात को समझिएगा। क्या कहा हमने? ध्यान से पढ़िए। प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। सोच के बताइए, इस केस में आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, जीतना या हारना? अगर आप जीतना एंटिसिपेट कर रहे हैं तो फिर एंटिसिपेटेड लॉस कहां है? अगर आप खुद कह रहे हैं मेरे 80% चांस है मैं केस जीतूंगा, तो फिर आप जीतना एंटिसिपेट कर रहे हैं या हारना? इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 80% चांस है इंडिया जीतेगा, 20% चांस है हम हारेंगे, तो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? पक्का ना? तो क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? तो अगर आप जीतना एंटिसिपेट कर रहे हैं तो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। ये मतलब है उस शब्द का, एंटिसिपेटेड लॉसेस। सो इफ यू आर एंटिसिपेटिंग अ विन, देयर इज नो एंटिसिपेटेड लॉस, प्लीज डू नॉट प्रोवाइड फॉर इट। थोड़ा चांस है तो भी प्रोवाइड मत कीजिए उसे, क्योंकि आप एंटिसिपेटेड लॉस नहीं, एंटिसिपेट कर रहे हो विन को। सो प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स। इतने शब्दों का मतलब समझ आता है दोस्तों? आगे कुछ लिखा है, बट डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स को प्रोवाइड करने की बात नहीं कर रहे, कह रहे गेन्स के तो सपने भी मत देखो। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। तो अगर गेन्स अभी हुए नहीं है, उन गेन्स के बारे में सोचो भी नहीं। इसको ऐसे घुमा देते हैं दोस्तों। लेट्स टेक द एग्जांपल दिस वे। अब की बार मैंने किसी और के ऊपर केस किया है कि उसने मेरा कॉपीराइट इस्तेमाल किया, राइट?
और वकील के पास जब मैं गया नोटिस के लिए कि वकील साहब नोटिस भिजवाओ दूसरी पार्टी को, वकील कहता सर मुबारक हो, आप 2 लाख रुपए जीत जाओगे। ठीक है दोस्तों, खुशी होगी। तो मैं वकील के ऑफिस से बाहर निकला, थोड़ा खुश हूं कि 2 लाख रुपए कमाऊंगा, किसी ने मेरा कॉपीराइट इस्तेमाल किया है, उसको मैंने नोटिस भिजवा दिया है, 2 लाख रुपए मैं कमा लूंगा। मैं वकील के ऑफिस से बाहर निकला, बड़ा खुश हूं। और बाहर निकलते ही मेरे दोस्त मिल गए हैं। बेटा योर गुड नेम इज सत्यांश। सत्यांश मिल गए, ये मेरे दोस्त हैं। और मुझे देखते ही कहा सर आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। और मैंने कहा बेटा 2 लाख रुपए का केस जीतने वाला हूं। तो एज अ ट्रू इंडियन सत्यांश मुझे क्या बोलेगा? हाँ हाँ, क्या कैसे आवाज आई? पार्टी होगा या नहीं होगा? तो क्या करना चाहिए मुझे? 2 लाख रुपए जीतने वाला हूं, दे दूं दोस्तों को 1 लाख की पार्टी दोस्तों? हाँ दोस्तों, तो दे देता हूं। मैं भी दिलेर आदमी हूं, दे दी 1 लाख की पार्टी दोस्तों। और मान लीजिए कुछ टाइम के बाद, इंडिया में केस थोड़े लंबे चलते हैं, कुछ टाइम के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया और जज साहब ने कहा अमित सर आप केस जीत गए हैं, मुबारक हो, आपको मिलेंगे 50,000 रुपए। मिलना कितना था? वो तो वकील ने कहा था ना दोस्तों, वकील का एस्टिमेट था, लेकिन फैसला कौन सुनाएगा? जज। और जज ने फैसला सुनाया कि आप जीते 50,000 रुपए। सोच के जवाब दीजिएगा, अगर आप मेरी जगह है कैसा लगेगा? अरे केस जीते हो, खुशी होगी या नहीं होगी? मतलब हम वहां पर भी दिहाड़े मार के रोएंगे दोस्तों, केस जीतने के बाद भी। क्यों? केस जीतने 50,000 मिला और मैं 1 लाख की पार्टी दे चुका हूं। तो केस जीतने के बाद भी मुझे गम हो रहा होगा। जज साहब कहेंगे फैसला उल्टा कर दूं क्या, तुम अगर रोना आ रहा है तो? बट देन सोचिए दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मैं खुशियां पहले ही मना चुका था, जो खुशियां अभी तक मेरे पास आई नहीं थी। बस हम अकाउंटेंट्स इसीलिए कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव शब्द का मतलब होता है एक समझदारी वाली अप्रोच, प्रूडेंट अप्रोच। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते होते थे कि अगर कभी अच्छा वक्त है, यानी आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तो सारा खर्चो नहीं, कुछ पैसे को सेव कर लो बुरे वक्त के लिए। हम अकाउंटेंट्स वही पाथ फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म। अब इस बात को एक और एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत लाइटर नोट पे एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए सर्दियों का सीजन आ गया है और आपकी मम्मी ने गर्म कपड़े निकाल दिए हैं। उस गर्म कपड़ों में एक जैकेट भी है आपकी, जो पिछले साल आपने खरीदी थी या पहले से पड़ी हुई थी, और मम्मी ने सर्दियां जाने पर उसे संभाल के रख दिया था। अब सर्दियां आ गई है, वापस निकाल के दे दी है आपको। और आपने वो जैकेट पहनी, जेब में हाथ डाला और जेब में से एक 100 का नोट निकल आया। कैसा लगेगा आपको? हाँ जोर से बोल बेटा। खुशी होगी? क्या बच्चा कह रहा है बहुत खुशी होगी, विंडफॉल गेन हो गया, लॉटरी लग गई। सोच के जवाब दीजिए, क्या ये 100 का नोट किसी सेंटा क्लॉज ने आके रखा? नहीं। किसका होगा ये? आपका ही होगा, जो पिछले सीजन में छूट गया था, लेकिन आपको उसकी उम्मीद नहीं थी और आज मिला, तो कितनी खुशी हो रही है। हाँ, अब उल्टा कर दीजिए, सिनारियो चेंज कर देते हैं। सर्दियां जा रही थी, तो जब सर्दियां खत्म हो रही थी, आपने जानबूझ के एक 100 का नोट अपनी जैकेट में छोड़ दिया कि चल अगले सीजन में काम आएगा, अभी फालतू है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, बहुत पैसा है, ऐसा वाला। तो आपने 100 रुपए एक जैकेट की जेब में छोड़ दिए, इस उम्मीद में कि अगले साल यूज करूंगा। अगले साल जब मम्मी ने जैकेट निकाली, आपने जैकेट पहनी, जेब में हाथ डाला, वो 100 का नोट नहीं मिला। अब कैसा लगेगा? हाँ, जल्दी बोल जल्दी बेटा। बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उम्मीद कर रहे थे वो 100 का नोट वहां पे होगा, लेकिन वो 100 का नोट वहां पे नहीं है। और आप चिल्लाएंगे मम्मी मेरा 100 का नोट कहां गया? और मम्मी कहेगी जैकेट ड्राई क्लीन करवाई थी। तो आप क्या बोलेंगे? चोर है, सीधा ड्राई क्लीनर चोर है। कैसा होगा बेटा? तो द पॉइंट इज दोस्तों, अगर आप किसी गेन की उम्मीद कर रहे हो और वो गेन बाद में नहीं होता है, तो आपको झटका लगता है। लेकिन अगर आप किसी गेन की उम्मीद नहीं कर रहे थे और जेब से 100 का नोट निकल आया था, क्या खुशी हुई थी? बस बेटा, हम अकाउंटेंट्स इतने ही कंजर्वेटिव हैं, हम बाद में सिर्फ खुशी चाहते हैं, हम बाद में गम नहीं चाहते। हम आज गम बुक करने को तैयार हैं, आज आंसू बहाने को तैयार हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें सिर्फ खुशी चाहिए। दैट्स कंजर्वेटिज्म। तो अगर मुझे कोई लॉस दिखाई दे रहा है, आज मुझे वो लॉस बुक कर लेना चाहिए, अगर वो पास्ट की वजह से हो रहा है। मेरे वर्ड्स पे गौर करना, मैंने वहां एक शब्द लिखे हैं। नॉर्मली स्कूल डेज में आप पढ़ते हो तो आप कहते हो प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। मैंने यहां पे कुछ शब्द और ऐड किए हैं दोस्तों, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। ये इसका सही मतलब है, पास्ट की वजह से लॉस हो रहा हो वो प्रोवाइड फॉर कीजिए। सोचिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने पास्ट में किसी का खून कर दिया है। ओहो, ऐसे मत देखो कि आप किसी कातिल से बात कर रहे हो, बट सिर्फ एग्जांपल के लिए। मान लीजिए मैंने पास्ट में किसी का खून कर दिया है और मैं कोर्ट में जाऊं और जज साहब को बोलूं जज साहब मुझे सजा दीजिए क्योंकि मुझसे गलती हो गई, मुझसे किसी का खून हो गया। क्या जज मुझे सजा देगा? जल्दी बोलो हाँ या ना।
देगा, मैंने पास्ट में किसी का खून किया है, सजा मिलेगी। लेकिन अगर मैं कोर्ट में जाके बोलूं जज साहब मुझे सजा दो क्योंकि मैं फ्यूचर में इसका खून करने वाला, जज देगा सजा? देगा, पागल खाने भेजेगा। ही नीड्स सम मेंटल सपोर्ट। बट अदरवाइज सोच के बताइए, मैं फ्यूचर में किसी का खून करूंगा, फ्यूचर में चोरी करूंगा, क्या उसकी सजा आज ही ले लूं? नहीं दोस्तों, यू गेट penalized फॉर द थिंग्स दैट यू incurred इन द पास्ट। जो लॉसेस आपने या कोई पाप आपने पास्ट में किए हैं उसकी सजा मिलने वाली है। फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा उसकी पहले सजा बुक कर लूं? द आंसर इज नो। सो मैं फ्यूचर में एक नया बिजनेस करूंगा, उस बिजनेस में मुझे लॉस होंगे, क्या मैं आज ही बुक कर लूं? The answer is no. Do not provide for such losses which are your future losses, which are not arising out of your past events. So conservatism का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है दोस्तों, बट इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स। जय माता दी एवरीवन। ओके, तो बहुत वाइडर एप्लीकेशन हम इस कॉन्सेप्ट की करते हैं, इसलिए दो चार एग्जांपल लेता हूं और मुझे बताइएगा। दोस्तों मैं एलजी कंपनी के एसी बनाता हूं, एलजी कंपनी हूं, एसी बना के बेचता हूं और एसी पे 5 साल की कंप्रेसर की वारंटी देता हूं कि अगर कंप्रेसर खराब हो गया रिपेयर करा के दूंगा, रिपेयर नहीं होगा तो रिप्लेस करके दूंगा। 5 साल की वारंटी। मैंने माल इस साल बेचा और वारंटी क्लेम्स आएंगे अगले 5 सालों में। क्या करना चाहिए? क्या मुझे प्रोविजन बना लेना चाहिए? सो आई एंटिसिपेट, मैं अनुमान लगाता हूं कि मेरा पास एक्सपीरियंस क्या कहता है। जैसे मान लीजिए पास एक्सपीरियंस कहता है अगर मैंने 1 लाख एसी बेचे तो 1 लाख में से कोई 10 एसी खराब हुए और 10 एसी में मुझे कंप्रेसर का क्लेम पे करना पड़ा, राइट? हर एसी पे कंप्रेसर का क्लेम 10,000 रुपए का था, तो 10 एसी पे कितना हुआ? 1 लाख रुपए, राइट? 1 लाख। तो 1 लाख एसी अगर बेचता हूं तो मेरा क्लेम आता है 1 लाख रुपए का। तो अगर इस साल मैंने 10 लाख एसी बेचे हैं तो फ्यूचर में क्लेम कितने का आ सकता है? 10 लाख रुपए का। तो मुझे प्रोविजन कितने का बना देना चाहिए? So I create a provision for warranties based on my past experience to provide for anticipated loss which are arising out of। और past event क्या है? मेरा माल का बेचा जाना with warranty। मैंने माल बेचा, एसी बेचा with warranty। क्या इससे एक anticipated loss हो सकता है फ्यूचर में? तो मुझे उस लॉस को प्रोवाइड फॉर कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके एवरीवन, दोस्तों मान लीजिए मेरे बिजनेस में आई फॉलो अ पॉलिसी ऑफ 60 डेज क्रेडिट। मैं अगर किसी को माल बेचता हूं तो 60 दिन के उधार पे बेचता हूं अगर मैं किसी को क्रेडिट दे रहा हूं। बट इफ द अदर पार्टी पेज विद इन 15 डेज आई अलाउ हिम 2% क्रेडिट, 2% डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट समझते हो दोस्तों? कैश डिस्काउंट क्या होता है? जल्दी पैसा देने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, दैट्स टर्म्ड एज कैश डिस्काउंट। तो मैंने उधार पे माल आपको बेचा और मैंने आपको 60 दिन का उधार दिया है, 60 डेज क्रेडिट, एंड साथ ही बोला है अगर कहीं आप 15 दिन के अंदर पैसा दे दो तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको माल बेचा 1 मार्च के दिन, 1 मार्च 2024। 31 मार्च तक पैसा नहीं आया। क्या 31 मार्च को आप मेरे डेटर होगे दोस्तों? जल्दी बोलो हाँ या ना। 31 मार्च के दिन अभी तक आपने पैसा नहीं दिया, क्या आप मेरे डेटर हैं? मेरी बुक्स में 31 मार्च के दिन आप एक रिसीवेबल आ रहे होंगे, डेटर आ रहे होंगे। क्या आप 31 मार्च के बाद पैसा पे करके डिस्काउंट ले सकते हो? क्यों नहीं? डिस्काउंट का पीरियड निकल चुका है, डिस्काउंट का पीरियड निकल चुका है। अगर मैंने आपको माल बेचा 20 मार्च के दिन और अभी भी 31 मार्च तक आपने पैसा पे नहीं किया है तो 31 मार्च के दिन यू आर माई डेटर। क्या आप अप्रैल में पेमेंट करके डिस्काउंट ले सकते हो? क्योंकि अभी तक 15 दिन का पीरियड लैप्स नहीं हुआ है। अग्री करते हो दोस्तों? तो मैंने माल आपको इस साल बेचा लेकिन आप डिस्काउंट ले सकते हो मुझसे अगले साल भी, बिकॉज ऑफ कि मैंने आपको माल बेचा विद अ डिस्काउंट पॉलिसी। हाँ या ना? तो क्या मुझे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बना देना चाहिए दोस्तों? तो मैं अपना पास एक्सपीरियंस देखता हूं कितने % लोग डिस्काउंट अवेल करते हैं और उसके हिसाब से मैं एक प्रोविजन क्रिएट कर देता हूं विच इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या ये नाम कभी सुना है दोस्तों? जल्दी बोलिए हाँ या ना, सुना या नहीं सुना?
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब ये होता है जिन्हें आपने माल बेच दिया, जो आपसे डिस्काउंट अभी अवेल कर सकते हैं, उनके लिए आप एक एंटिसिपेटेड प्रोविजन क्रिएट करते हैं। पास्ट इवेंट क्या है? माल बेचा जाना विद अ डिस्काउंट पॉलिसी, और डिस्काउंट का अभी तक लैप्स ना होना, और पास्ट में लोगों ने डिस्काउंट लिया है, तो आप उसी लॉजिक के बेस पे अब इस साल भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस कॉन्सेप्ट का पहला हिस्सा, which was provide for all anticipated losses arising out of past events. Do not anticipate gains, जो बात मैंने कही, किसी के ऊपर मैंने केस किया और मेरा वकील कहता है आप जीत जाएंगे, क्या मुझे गेन बुक कर लेना चाहिए? सोचना भी नहीं है, सपने भी नहीं देखने उसके। खुशी होगी अंदर, लेकिन किताबों में वो खुशी रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो डू नॉट रिकॉर्ड सच गेन। क्यों रिकॉर्ड नहीं कीजिए? कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि आपने 2 लाख का गेन बुक कर लिया और बाद में गेन हुआ सिर्फ 50,000 का, तो गेन का रिवर्सल करना गम देता है दोस्तों, हम वो गम नहीं चाहते हैं। सो ऐसा ना हो हम कोई ऐसा गेन रिकॉर्ड कर ले जो बाद में एक्चुअली हो ही ना। ठीक है, सिनारियो जरा ऐसे करके देखो दोस्तों, मान लीजिए वकील ने कहा था 2 लाख रुपए जीतेंगे और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, अब जज ने कहा 50,000 जीत गए हैं, क्या आप खुशी होगी? क्या वो खुशी बुक्स में आएगी? नाउ यू विल रिकॉर्ड गेन ऑफ हाउ मच? 50,000 रुपीज। तो वो 50,000 का, चाहे आप 2 लाख की उम्मीद कर रहे थे लेकिन हुआ 50,000, लेकिन बुक्स में वो इनकम दिखाई देगी नाउ 50,000 रुपीज। इसको उल्टा करके देखिए दोस्तों, किसी ने मेरे ऊपर केस किया था और वकील ने कहा था 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मैंने अपनी बुक्स में एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया 2 लाख रुपए का। 2 साल के बाद जज ने फैसला सुनाया, अमित सर आप केस हार गए, आपको देने होंगे 2 लाख रुपए। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कुछ नहीं। क्यों नहीं मेरे बच्चे? हम 2 लाख के आंसू तभी रो चुके हैं जब ये लॉस हुआ था। आज जज के फैसला सुनाने में हम दोबारा आंसू नहीं रोएंगे, बिकॉज हम इस चीज के लिए पहले से तैयार हैं। तो मैं दोबारा फ्यूचर में आंसू नहीं बहाऊंगा, आज ही रो लिया मैंने 2 लाख का। राइट एवरीवन, मतलब रो लिया मतलब खर्चा बुक कर लिया बुक्स के अंदर। सिनारियो चेंज कर दीजिए, जज ने फैसला सुनाया और कहा अमित सर आप केस हार गए हैं, आपको देने होंगे 1.5 लाख रुपए। अब कैसा लगेगा? खुशी होगी, अरे बाबा, जज कह रहा है केस हारने में भी इतना खुश इंसान मैंने पहली बार ही देखा है। केस हारने में भी खुश है। क्यों खुश है दोस्तों? बिकॉज वी वर रेडी फॉर अ लॉस ऑफ, और हुआ सिर्फ 1.5 लाख। 50 लाख का एक रिवर्सल आ रहा होगा, गेन आ रहा होगा बुक्स में, हमें तो फ्यूचर में वही चाहिए था दोस्तों। अब उल्टा कर दीजिए, जज साहब ने फैसला सुनाया और कहा अमित सर आप केस हार गए हैं, आपको देने होंगे 2.5 लाख रुपए। हो सकता है दोस्तों, भाई वो वकील ने जो 2 लाख का अनुमान दिया था, दैट वाज नॉट अ कंफर्म फिगर, दैट वाज जस्ट एन एस्टिमेट। और हम भगवान नहीं है दोस्तों, हम जब अनुमान लगाते हैं वो अनुमान गलत भी हो सकते हैं। तो वकील ने तो कहा था 2 लाख, हमने बुक्स में प्रोविजन बनाया था 2 लाख, जज का फैसला आया 2.5 लाख। कैसा लगेगा? झटका लगेगा, दर्द होगा ना दोस्तों। बट दर्द कितने का होगा? 2.5 लाख का या सिर्फ एक्स्ट्रा 50,000 का? यानी जोर का झटका भी धीरे से लगेगा। हाँ या ना एवरीवन? तो you will not take a hit of 2.5 lakhs, you will take the hit of only, but that's what you are always ready for, that in accounting we are surrounded by estimates। हमें बहुत सारी चीजों के अनुमान करने पड़ते हैं और अनुमान चेंज हो सकते हैं दोस्तों। तो अगले साल जब जज का फैसला आया है तो हम 50,000 का एक नुकसान और बुक कर लेंगे। बट क्या हम 2 लाख के लिए ऑलरेडी तैयार थे दोस्तों? तो सिर्फ 50,000 का ही झटका और लेना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेटिज्म दोस्तों। ले चले आगे, आ जाइए एप्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। पहला, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। पहले मैं चाहूंगा आप एनआरवी का फुल फॉर्म बोल दें दोबारा से, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैं चाहूंगा आप आखिरी शब्द पहले बोले, वी, वैल्यू। वैल्यू मतलब होता है दोस्तों क्या मिलेगा, कॉस्ट होती है क्या लगाया, कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं लागत, लागत मींस क्या लगाया, वैल्यू होती है व्हाट यू डिराइव आउट ऑफ इट। आखिरी 2 शब्द पढ़िए, रियलाइजेबल वैल्यू। क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल मतलब बेच के क्या आएगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बेचकर नेट नेट आपके हाथ में क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए मैं अपना सामान बेचूंगा, वो बिकेगा 10 लाख में, लेकिन जिस कस्टमर को मैं बेचूंगा हमारे बीच में एक ब्रोकर इन्वॉल्व है, तो ब्रोकर को मुझे 50,000 रुपए कमीशन देनी होगी। मैं सामान कितने में बेच रहा हूं? 10 लाख, लेकिन मेरे हाथ में क्या आएगा? दैट्स कॉल्ड 10 लाख इज रियलाइजेबल वैल्यू, 950 इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट नेट आपके हाथ में क्या आएगा। अब प्रिंसिपल को पढ़िए, क्या लिखा है? इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। क्या एनआरवी की जगह थोड़ी देर के लिए मार्केट प्राइस बोल दूं चलेगा दोस्तों? मार्केट वैल्यू की जो आपके हाथ में आएगा।
तो इन्वेंट्री को हम वैल्यू कर रहे हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म पे बेस्ड है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट, और हमने कहा था एसेट्स को हम कैरी करते हैं ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन हमने वहां कहा था ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए। क्या इन्वेंट्री लॉन्ग टर्म एसेट है या शॉर्ट टर्म? अब आप बताएंगे दोस्तों। मैंने एक सामान 100 रुपए में खरीदा और उसका मार्केट वैल्यू 31 मार्च के दिन 120 रुपए हो गया। मैंने कितने में खरीदा हुआ है और अब मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 120, यानी 20 रुपए का मुझे गेन दिख रहा है। क्या मैं बुक कर लूं? अप्लाई करो अपने आप को। मैंने 100 रुपए में सामान खरीदा हुआ है, वो बिक सकता है 120 में। क्या मैं 20 का गेन बुक कर लूं? क्यों नहीं? अभी बेचा कहां? वी बुक आर गेन्स ऑन वंस दे आर रियलाइज्ड। वी डू नॉट एंटिसिपेट गेन कि ये बिकेगा 120 में तो गेन देगा 20 रुपए का, हम वो बुक नहीं करते हैं। आप याद करके देखिए, वो जो पेप्सी की बोतल आपने खरीदी थी, आपके पास 100 बॉटल्स थी, लेकिन आपने बेची कितनी थी? 80। रेवेन्यू कितने का बुक किया था? सिर्फ 80 का। बाकी 20 बॉटल क्यों नहीं किया था? वो भी तो 8 वाली बॉटल 10 में बिक सकती थी, लेकिन आपने वो गेन बुक नहीं, बेची नहीं थी। एग्जैक्टली वही बात हम कहते हैं दोस्तों। अगर 100 में सामान खरीदा हुआ है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 120 है, तो हम उसे कितने में दिखाएं? 100 में। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इन दोनों के लोअर पे। सब हो मेरे साथ? सिनेरियो चेंज कर दीजिए। 100 में खरीदा लेकिन ये सामान बिक ही नहीं रहा, ऑब्सोलीट हो गया है, और आज इसकी मार्केट वैल्यू 80 रुपए रह गई है। हमने कितने में खरीदा है? आज मार्केट वैल्यू रह गई है 80। अब बताइए क्या करूं? लॉस बुक करूं? क्यों लॉस बुक करूं मेरे बच्चे? यू राइट, बट व्हाई? हमने अभी उसकी वैल्यू कम हो गई। अब जरा सोचिए दोस्तों, इन्वेंट्री लॉन्ग टर्म एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट? तो अगर आज मार्केट में वैल्यू गिर गई है और हमें इस एसेट को शॉर्ट टर्म में ही बेचना है, क्या शॉर्ट टर्म में ये वापस आ पाएगी? ये साइकिल चलती है लॉन्ग टर्म में। अगर आज वैल्यू गिरी है तो और शॉर्ट टर्म में ही मुझे सामान बेचना है, क्या ये रिवर्सल हो पाएगा? तो क्या मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए? कर लीजिए। तो 100 में खरीदा और आज मार्केट वैल्यू चल रही है 80 रुपीज। यू कैरी दैट आइटम एट 80। आपने 100 लगाया था लेकिन आप कैरी कर रहे हो 80 पे। नुकसान कितने का हो गया? 20 रुपए। इस वजह से हम इन्वेंट्री को कैरी करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट से क्यों डिटूर लिया? समझ आता है सबको? हिस्टोरिकल कॉस्ट वाज फॉर अ लॉन्ग टर्म एसेट। ये फिनोमेना भी लॉन्ग टर्म का था, लेकिन इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म। और अगर शॉर्ट टर्म में वैल्यू गिरी है, वो शॉर्ट टर्म में रिवर्स नहीं हो पाएगी। सो यू आर एंटिसिपेटिंग अ लॉस कि जो सामान खरीदा था उसकी वैल्यू गिर गई है, फ्यूचर में जब बेचोगे तो भी गिरी हुई मिलेगी, तो उस नुकसान को बुक कर लेना चाहिए। इज दैट ओके एवरीवन? करंट इन्वेस्टमेंट्स आगे नहीं पढ़िएगा, सिर्फ नाम देखिए। करंट इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट्स के नाम लेता हूं, एक करंट एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो। करंट इन्वेस्टमेंट जो आप शॉर्ट टर्म में ही बेच दोगे, यही मतलब है दोस्तों। सोच के जवाब दीजिए, क्या करंट इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट वैल्यू रिलेवेंट होगी या नहीं होगी? मैंने खरीदा 100 रुपए में और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 120 रुपए, क्या करूं? गेन नहीं, बेच तो अलग बात है, आज पड़ी है मेरे पास, तो क्या मैं गेन बुक कर लूं? 31 मार्च के दिन मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है जिसे मैंने खरीदा था 100 में, आज उसका मार्केट प्राइस हो गया है 120। क्या मैं गेन बुक कर लूं? क्यों नहीं? गेन अभी तक हुआ नहीं है। आई डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। लेकिन अगर 100 में खरीदा और वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है, आज उसकी मार्केट वैल्यू 80 रह गई है, क्या लॉस बुक कर लूं? क्यों लॉस बुक करूं? करंट है, शॉर्ट टर्म के लिए है, और अगर शॉर्ट टर्म में प्राइस गिर गया है तो ये लॉस होगा ही होगा। यू आर एंटिसिपेटिंग दैट लॉस। बुक कर लेना चाहिए, कर दीजिए दोस्तों। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आर मेंटेन्ड। ये प्रोविजंस हम क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। अभी जो डाउटफुल डेट वाला मैंने एग्जांपल लिया था, क्या सबको रिलेट कर पाते हो दोस्तों? और दूसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मैंने माल बेच दिया विद कैश डिस्काउंट ऑफर, जितने लोग अभी भी वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, क्या मुझे उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए? दैट्स बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। ले चलूं आगे बेटा? नेक्स्ट, यस बेटा प्लीज। ओके, जब मैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी बोलता हूं बेटा, मेरी बुक्स में मैंने चीज को पहले कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होता है। मैंने कहा था जो भी चीज आप खरीदते हो पहली बार किस पे रिकॉर्ड होती है? अपनी कॉस्ट पे। तो इफ आई बॉट द गुड्स एट 100, तो मैंने रिकॉर्ड कितने पे किया? 100। लेकिन साल के एंड तक वो सामान मेरे पास पड़ा है और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। मैं अपनी बैलेंस शीट में सामान को अपनी कॉस्ट पे ही दिखाऊंगा।
100 और 120 दोनों के लोअर पे, दोनों का लोअर क्या है 100 रुपए। तो मैंने खरीदा कितने में 100 और बुक्स में आ भी कितने में रहा है बैलेंस शीट में 100। ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, ठीक है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही आ गया। लेकिन अगर मैंने 100 में खरीदा और आज मार्केट वैल्यू रह गया 80, मैंने अपनी बुक्स पे कितने में रिकॉर्ड किया हुआ है 100 पे, लेकिन बैलेंस शीट में कितने में दिखाऊं 80। तो इसका मतलब मैंने अपने एसेट को राइट डाउन किया, लॉस कितने का बुक हो गया, क्या वो हो भी जाना चाहिए था। प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट ईयर, बट डू नॉट एंटिसिपेट गेन। अगर 100 वाली चीज 120 की हो गई तो आपने वो गेन बुक नहीं किया, राइट बेटा। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। ये जो अभी किसी ने मेरे ऊपर केस किया था, क्या हमने उसके लिए प्रोविजन बनाया था दोस्तों, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये भी हम मेंटेन करते हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब अगला एग्जांपल जो पूछ रहा हूं सोच के जवाब दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मैंने आपसे माल खरीदा है, आप मेरे सप्लायर हैं, ठीक है, और पैसा मैंने आपको 3 महीने बाद देना है। आपने मुझे कैश डिस्काउंट का ऑफर दिया है कि अगर मैं आपको जल्दी पे कर दूं तो आप मुझे कैश डिस्काउंट दोगे, ठीक है दोस्तों। और 31 मार्च तक अभी तक मैंने आपको पे नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं फ्यूचर में आपको जल्दी पे कर दूंगा और फ्यूचर में डिस्काउंट ले लूंगा। मेरा बात समझे दोस्तों, जो एग्जांपल मैंने अभी डेटर पे लिया था कि मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है, अब की बार मैं किसी का डेटर हूं, यानी दैट पार्टी फॉर मी इज अ क्रेडिटर। उस पार्टी ने मुझे कैश डिस्काउंट का ऑफर दिया हुआ है और 31 मार्च तक मैंने उसे पेमेंट नहीं करी है, लेकिन मुझे लगता है मैं उसे अप्रैल में जल्दी पे कर दूंगा और वो मुझे कैश डिस्काउंट देगा। क्या मुझे ये डिस्काउंट का प्रोविजन बना लेना चाहिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स? नहीं, क्यों नहीं, ये मेरे लिए गेन होगा और गेन्स को हम एंटिसिपेट नहीं करते, तो आई शुड नॉट बी क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मेरा नुकसान है दोस्तों कि मेरे डेटर से पैसा कम आएगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज अ गेन, एंटिसिपेटेड गेन, आई शुड नॉट बी बुकिंग दैट। पढ़िएगा दोस्तों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? बढ़ चलूं आगे? ओके एवरीवन, अब आ जाइए इस कॉन्सेप्ट पे दोस्तों। मैंने जब हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ाया था मैंने कहा था बेटा इसके एग्जाम्पल किसी और कॉन्सेप्ट का लिंक करूंगा। अब आइए पहले टेबल को देखिएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म दोनों को साथ रख के देखना है अब, ठीक है। मैं आपको कुछ आइटम्स बताऊंगा, उन आइटम्स की हमारी कॉस्ट यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आई, यानी हमने कितने में खरीदा वो बताऊंगा। साल का एंड है 31 मार्च 2022, साल के एंड पे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है वो भी बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों में से मेरी किताबों में क्या होता है, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू? हमारी बुक्स में तो कॉस्ट होगा, बट आई विल टेल यू द मार्केट वैल्यू कि साल के एंड का मार्केट वैल्यू क्या है। आपने मुझे बताना है हम उस आइटम को बैलेंस शीट में किस अमाउंट पे कैरी करें, एट व्हाट वैल्यू शुड वी कैरी दैट आइटम इन द बैलेंस शीट, एंड किस कॉन्सेप्ट की वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं। एक आइटम मैं करता हूं आपके साथ, बाकी आप बताएंगे। फर्स्ट वन आइटम इज मशीनरी। मैंने 1 लाख में खरीदी हुई है, 1 लाख इज माई कॉस्ट, और साल के एंड पे उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 1,05,000, यानी मैंने सस्ते में खरीद ली, आज उसका वैल्यू बढ़ गया है। साल के एंड पे बैलेंस शीट में कितने में दिखाऊं, 1 लाख रुपीज। पक्का? विच कॉन्सेप्ट? क्या बात कर रहे हो, कंजर्वेटिज्म नहीं, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स नहीं, यू आर राइट दोस्तों, बट कॉस्ट क्यों बोला आप लोगों ने? हम बात कर रहे हैं मशीनरी की, एंड मशीनरी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, और लॉन्ग टर्म एसेट पे अप्लाई कर दीजिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट। परफेक्ट एवरीवन, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला एग्जांपल, मशीनरी 1 लाख में खरीदी हुई है और साल के एंड पे उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 95,000। कितने पे कैरी करूं, कितने पे कैरी करूं? कुछ लोगों ने 95 बोला, कुछ लोगों ने 1 लाख, लड़ाई शुरू हो गई, दो ही तो वैल्यूज है। हाँ दोस्त, हाउ मेनी फॉर 1 लाख, हाउ मेनी फॉर 95,000? हाँ ओके, बाय 95,000 मेरे बच्चे। तो लॉस को हम, एंटिसिपेटेड लॉस को हमें प्रोवाइड फॉर करना चाहिए, यही ना? परफेक्ट। अब सब लोग बताइए एसेट कौन सा है? एसेट है मशीनरी। आज मशीनरी की वैल्यू मार्केट में गिर गई है, लेकिन क्या आप मशीन को बेचने के लिए रख के बैठे हो? किस लिए रख के बैठे हो? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। क्या ये गिरी हुई वैल्यू वापस आ सकती है इन द लॉन्ग टर्म, एंड यू होल्डिंग दिस एसेट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस? तो क्या ये फॉल सिर्फ टेम्पररी है दोस्तों?
क्या ये लॉस होगा ही होगा? क्या आप ये बात एंटिसिपेट कर रहे हैं? द आंसर इज नो। ये आज जो गिरा है ये वापस आ सकता है। मेरे एसेट में कोई वैल्यू एसेट में कोई बेनिफिट्स कम नहीं हो गए दोस्तों, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई। मार्केट में तो डिमांड एंड सप्लाई चलता है दोस्तों, आज वैल्यू गिर गई है, कल बढ़ भी सकती है। कह सकता हूं दोस्तों, दिस फॉल इज ओनली अ टेम्पररी फॉल। डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। कैरी कीजिए अपने एसेट को फॉर 1 लाख रुपीज ओनली, एंड दैट कॉन्सेप्ट वुड अगेन बी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सब हो मेरे साथ दोस्तों? कौन से एसेट की बात कर रहे थे? लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है जी। तो हम टेम्पररी वैल्यूज फ्लक्चुएशन से इंपैक्ट नहीं होते, ना बढ़ने से ना घटने से, हम उसे कैरी करते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब आइटम क्या है? स्टॉक। स्टॉक इज अ करंट एसेट। 1 लाख में खरीदा है दोस्तों, साल के एंड तक बिका नहीं, तभी तो मेरा स्टॉक है, और साल के एंड में उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 1,05,000। मैंने खरीदा हुआ 1 लाख में, बिक सकता है 1,05,000 में। कितने पे कैरी करूं? क्या बात कर रहे हो? विच कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, लेकिन बड़ी नाइंसाफी है ना, ऊपर मशीनरी में सेम बात, नीचे स्टॉक में सेम बात, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गए। बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इन द नेचर ऑफ आइटम। फिक्स्ड एसेट मशीनरी लॉन्ग टर्म के लिए रख के बैठे हो, और स्टॉक बेचने के लिए रख के बैठे हो। अगले एग्जांपल पे आइए। स्टॉक 1 लाख में खरीदा, मार्केट वैल्यू है 95,000। कितने पे कैरी करूं? बहुत नाइंसाफी है ना। अब अकाउंटेंट्स क्या क्या गोचियां कर देते हैं। तो मशीनरी में कहते हैं लॉस नहीं बुक करना, स्टॉक में कहते हैं लॉस बुक करना। बट इज दैट लॉजिकल ऑल्सो दोस्तों? स्टॉक रख के बैठे हो बेचने के लिए, और स्टॉक में ये नुकसान दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, तो बुक कर लीजिए। तो अगर 1 लाख में कोई चीज रिकॉर्ड की थी और कैरी कर रहे हो 95 में, यानी आपने अपने एसेट की वैल्यू गिरा दी, क्या नुकसान हो गया दोस्तों? विच कॉन्सेप्ट? क्या ये दोनों एग्जांपल रिलेट कर पा रहे हो दोस्तों, मशीनरी और स्टॉक वाला? अगर किसी को नहीं समझ आया तो अभी टाइम है दोस्तों हाथ खड़ा करने का। इज दैट ओके टू एवरीवन? ले चलूं बेटा आगे। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाली। लॉन्ग टर्म वाली किस पर्पस के लिए रखी हुई है? लॉन्ग टर्म। 1 लाख में खरीदी, 1,05,000 मार्केट वैल्यू हो गया है, क्या करूं? 1 लाख। विच कॉन्सेप्ट? इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, 1 लाख में खरीदी, मार्केट वैल्यू 95,000। कितने में दिखा? 1 लाख। विच कॉन्सेप्ट? शाबाश मेरे बच्चों। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, 1 लाख में खरीदी, मार्केट वैल्यू 1,05,000। कितने में दिखाऊं? 1 लाख। गेन बुक नहीं करना, बट बेचने के लिए रखा हुआ है यार, गेन बुक नहीं करोगे। बेचने के लिए रखा हुआ है, बेचा थोड़ी ना है। जब गेन होगा तब बुक करेंगे। विच कॉन्सेप्ट? इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, 1,95,000। कितने में? विच कॉन्सेप्ट? बट अभी बेचा थोड़ी ना, लॉस कहां हुआ था अभी, लेकिन फिर भी लॉस बुक कर रहे हैं। प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट। आपने पास्ट में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट खरीदी जिसे आप बेचना चाहते हो, और आज वैल्यू गिर चुकी है, तो वो लॉस आपको हो चुका है, बुक कर लीजिए उस एंटिसिपेटेड लॉस को, पहले से तैयारी कर लीजिए उसकी। इज दैट ओके एवरीवन? अगला, डेटर्स। डेटर्स 1 लाख के हैं बेटा। डेटर्स की मार्केट वैल्यू तो नहीं होती, डेटर्स की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। सो मान लीजिए रियलाइजेबल वैल्यू 95 है, डेटर्स कितने के हैं? 1 लाख। यानी मैंने आप सबसे पैसा लेना है 1 लाख, लेकिन उसमें से मुझे लगता है 5,000 डाउटफुल है, तो मेरे हाथ में कितना आएगा? तो मुझे कितने में दिखाना चाहिए? 95। विच कॉन्सेप्ट? डेटर की वैल्यू कभी 1,05,000 नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि आपसे मैंने 1 लाख लेना है और आप आगे कहो सर ले लो 1,05,000। कभी ऐसा होगा? नहीं। तो इसीलिए 1 लाख से 1,05,000 वाला केस इस आइटम के लिए कवर नहीं कर रहा हूं। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? ओके। अब जैसे ही मैं ये सब बातें बढ़ाता हूं दोस्तों, बच्चे के दिमाग में एक बात आ जाती है कि कंजर्वेटिज्म सिर्फ करंट एसेट्स के लिए है और कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। क्या ये कहना बिल्कुल सही है? द आंसर इज नो। ये कहना बिल्कुल सही तो नहीं है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म पे अप्लाई होता है, लेकिन कंजर्वेटिज्म कैन ऑल्सो अप्लाई टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। कैसे हो सकता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, कंजर्वेटिज्म किसी भी चीज के लिए अप्लाई हो सकता है, किसी भी चीज के लिए, बट प्रिंसिपल वही है। अगर लॉस एंटिसिपेट हो रहा है तो प्रोवाइड करो, गेन के बारे में सोचो भी नहीं। अभी बताइए, ये जो मशीनरी की वैल्यू सेकंड एग्जांपल में 1 लाख वाली मशीन जो 95 रह गई थी, आपने लॉस क्यों नहीं प्रोवाइड किया? क्योंकि हम कह रहे थे ये फॉल एक टेम्पररी फॉल है, फ्यूचर में रिवर्स हो जाएगा।
और हम एसेट को रख के बैठे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हमारी उम्मीद थी। सिनेरियो चेंज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल को। दोस्तों मेरे बिजनेस में मेरे पास बहुत सारे टाइपराइटर्स थे। टाइपराइटर समझते हो, जैसे आज के जमाने में प्रिंटर होते हैं, वैसे पुराने जमाने में टाइपराइटर होते थे। वो कीज दबानी पड़ती थी, ठक 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 ठक, इधर उधर करो पेजेस को एक्सेट्रा, प्रिंटिंग करने के लिए टाइपराइटर। तो टाइपराइटर पुरानी टेक्नोलॉजी थी, और मेरे बिजनेस में मान लीजिए 10 टाइपराइटर थे, जो से मैं 1-1 लाख में खरीद के लाया था। टोटल 10 लाख का एसेट आ रहा था मेरी बुक्स में। और टाइपराइटर के बाद प्रिंटर्स आ गए, ठीक है, और मैंने भी अपने बिजनेस के अंदर प्रिंटर्स खरीद लिए, टाइपराइटर को रिप्लेस कर दिया और टाइपराइटर स्टोर में डाल दिए। आज वो टाइपराइटर मार्केट में बिकते नहीं है क्योंकि कोई यूज ही नहीं करता, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई। आज सिर्फ कबाड़ी ले जाएगा उसे, अब ये स्क्रैप डीलर ले जाएगा, एंड उन 10 लाख के टाइपराइटर्स का मुझे मिलेगा सिर्फ 5,000 रुपए, ओनली 5,000 स्क्रैप में, ठीक है। आपसे मेरा सवाल है, वो टाइपराइटर मेरे लिए फिक्स एसेट या करंट एसेट? क्या था वो मेरे लिए? फिक्स्ड एसेट, राइट। ये जो 10 लाख पे मैं कैरी कर रहा था और आज उसकी मार्केट वैल्यू 5,000 रुपए हो गई है, क्या ये लॉस टेम्पररी है या परमानेंट है? क्या ये जो वैल्यू गिर गई है क्या कभी वापस आ पाएगी? क्या टाइपराइटर कभी वापस फैशन में आ पाएंगे? नहीं दोस्तों, दिस लॉस इज इन द नेचर ऑफ अ परमानेंट लॉस। अगर ऐसा है तो क्या मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए? हमने वो लॉस, मशीनरी वाला लॉस क्यों नहीं बुक किया था? क्योंकि हमें लगता था ये वापस आ जाएगा और हम लॉन्ग टर्म के लिए रख के बैठे थे। क्या टाइपराइटर, अब पहली बात, लॉन्ग टर्म के लिए रख के बैठे हो? नहीं। लेकिन और क्या लॉन्ग टर्म में ही वापस आएगा? कभी नहीं आएगा दोस्तों। अगर नहीं आएगा तो क्या ये लॉस ऑलमोस्ट परमानेंट नेचर का है? तो क्या मुझे ये लॉस बुक कर लेना चाहिए? कर लीजिए। अब देखिए, मैंने अपनी पिछली क्लास में शायद आप लोगों के साथ ये बात की थी, सबके लिए कर रहा हूं, बेनिफिट के लिए। आगे लाइफ में आप इन शब्दों को देखेंगे अकाउंटिंग में। हम अकाउंटेंट्स नॉर्मली इस शब्द का प्रयोग थोड़ा कम करते हैं, विच इज परमानेंट। हम परमानेंट नहीं बोलते चीजों को, नॉर्मली हम कोशिश करते हैं अवॉइड करें। अगर हमें किसी चीज को परमानेंट कहना होता है तो हम उसकी जगह वर्ड यूज करते हैं अदर दैन टेम्पररी। क्या कहा? क्योंकि हम मान लेते हैं दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, एंड दैट्स गॉड। भगवान के अलावा कोई और चीज परमानेंट नहीं है। तो अगर मुझे किसी चीज को परमानेंट कहना होता है, वी यूज अ वर्ड अदर देन टेम्पररी, कि वो मोर और लेस टेम्पररी नहीं है, इट्स मोर और लेस अ परमानेंट थिंग। बट ऐसा नहीं है कि उसमें चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजेबल एक्सेप्ट गॉड। तो इसीलिए अगर अब मैं टाइपराइटर की लैंग्वेज में, टाइपराइटर वाले एग्जांपल में ये बात बोलूं, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ टाइपराइटर इज अदर देन टेम्पररी, तो आई शुड प्रोवाइड फॉर दैट लॉस। क्या वो लॉस मुझे प्रोवाइड कर देना चाहिए? बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म। तो क्या कंजर्वेटिज्म नॉन करंट एसेट में भी अप्लाई हो जाएगा? यस इट वुड, बट वो लॉस एंटिसिपेट होना चाहिए कि होगा ये नुकसान, तो आप प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है बेटा। अब देखिए, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो हम अप्लाई करते हैं, जैसा मैंने कहा, ये परवेसिव है, ये सब चीजों पे अप्लाई हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके आपकी बैलेंस शीट, आपके पीएनएल पे क्या असर पड़ता है, अगर वो इफेक्ट सोचा जाए। क्या मैं कह दूं दोस्तों, हम पीएनएल में खर्चे ज्यादा बुक करते हैं। जैसे किसी ने मेरे ऊपर केस किया था और वकील ने कहा केस हारोगे, हारने के चांस ज्यादा है, क्या मैंने वो लॉस प्रोवाइड कर दिया था? तो पीएनएल में खर्चा आ गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैंने किसी और के ऊपर केस किया था, वकील ने कहा जीतोगे, हमने वो केस गेन रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम अपनी इनकम्स को कम करते हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं। इस बात को लेकर कुछ लोग हमारे अगेंस्ट भी बातें करते हैं कि अकाउंटेंट्स कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जिस वजह से इनकम्स अंडरस्टेट होती हैं और खर्चे ओवरस्टेट होते हैं, प्रॉफिट्स आप कम दिखाते हैं। बट क्या हम लॉजिकल काम कर रहे हैं दोस्तों? तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, जो कर रहे हो डंके की चोट पे करना है, प्रोवाइडेड आपके पास हर बात का लॉजिक हो, ठीक है जी। उस वजह से हमारी बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ता है? क्या हम कहते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स को कम वैल्यू पे दिखाते हैं? एसेट्स में लॉस हुआ तो हमने लॉस तो बुक कर दिया, लेकिन गेन्स को हम बुक नहीं करते। डेटर्स के ऊपर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया, क्या हमने डेटर की वैल्यू कम कर दी? स्टॉक को हमने 95 पे दिखा दिया, क्या हमने एसेट की वैल्यू कम कर दी? तो कंजर्वेटिज्म की वजह से हमारे एसेट्स कम वैल्यू पे तो आते हैं, लेकिन ज्यादा वैल्यू पे हम नहीं दिखाते। क्या लाइबिलिटीज बढ़ा लेते हैं हम दोस्तों? जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, क्या हमने एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली? क्या प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, क्या हमने एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली? तो मेरे पीएनएल पे क्या असर पड़ता है? खर्चे बढ़ जाते हैं, इनकम्स कम हो जाती है, नेट नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ता है? एसेट्स हम कम दिखाते हैं, लाइबिलिटीज को हम ज्यादा वैल्यू पे दिखाते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए दोस्तों, कंजर्वेटिज्म रिजल्ट्स इन
अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम्स। बैलेंस शीट में एसेट कम किया, पीएनएल में इनकम कम करी। ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। सब बताइए क्या ये बातें समझ आती हैं दोस्तों? ये थ्योरी नहीं है दोस्तों, इसको थ्योरी मत मानिए दोस्तों, ये अकाउंटिंग का बेस है। अगर आपको ये बेस आता है, हम आगे वाली लाइफ में सीए फाइनल तक जो काम करने वाले हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो सब बातें आप समझ पाएंगे। ये अकाउंटिंग का बेस है। इन बेसिस में भी चेंजेस होते रहते हैं, प्रिंसिपल्स भी चेंज होती हैं दोस्तों, दे आर एवर इवॉल्विंग। ये वर्ल्ड डायनामिक वर्ल्ड है, चीजें चेंज भी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेरे साथ, कुछ पढ़ाऊंगा, हम अकाउंटेंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट से कॉन्सेप्ट से कुछ चीजों में डिटूर भी ले चुके हैं, हम डिफरेंट भी हो चुके हैं, लेकिन कहां पर और किन दायरों में, वो जब वो टाइम आएगा तब बात करेंगे। ठीक है जी। अब अगला हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंजर्वेटिज्म टू, वो टाइपराइटर वाला एग्जांपल, क्या नॉन करंट एसेट पे अप्लाई हो जाएगा? कब हो जाएगा? अगर वो जो फॉल इन द वैल्यू है वो अदर देन टेम्पररी हो। पढ़िए। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? क्या वो टाइपराइटर वाला एग्जांपल याद रह जाएगा? रिलेट कर पाएंगे? चलिए, सो विद दिस वी फिनिश अप विद दिस कॉन्सेप्ट, और अब ले चलते हैं आपको इसके आखिरी कॉन्सेप्ट पे। यस बेटा। नहीं बेटा, आप तो कॉस्ट कॉस्ट 100 रुपए और मार्केट वैल्यू भी 100 रुपए, तो हम कहेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट है, एनआरबी ही लगेगा। 100 ही लोअर है, 100 पे दिखाते रहेंगे, ना कोई लॉस बुक हुआ ना कोई गेन, बट कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म ही है उसके ऊपर। राइट, हमने कॉस्ट पे तो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कैरी करने के लिए मैं उसकी मार्केट वैल्यू भी देख रहा हूं। राइट, सो आई एम फॉलोइंग द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इज दैट ओके बेटा? हाँ। अब आते हैं अगले और आखिरी कॉन्सेप्ट पे, मटेरियलिटी। ये कॉन्सेप्ट मैं सबसे आखिरी में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सर्वोपरि है, ये बाकी सब कॉन्सेप्ट से ऊपर है। हम सबसे आखिरी में इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप ये समझ सकें, वो जो अभी 11 कॉन्सेप्ट पढ़े वो सब इसकी शैडो में आ जाएंगे, ये सबसे ऊपर होगा। मटेरियलिटी ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने नाम सुना है इस कॉन्सेप्ट का? जो जिसको पता हो पहले वो बता दीजिए। यस बेटा। ओके, ओके, यू आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट करेक्ट। आपने आखिरी में एक शब्द यूज किया जो थोड़ा सा गलत था, बट बाकी जो आपने बोला परफेक्ट बोला मेरे बच्चे। मैं नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत सारे बच्चों को जानता हुआ नहीं देखता हूं, बट आपने जो प्रिंसिपल बोलने की कोशिश करी वो परफेक्टली सही थी। यस बेटा, कुछ और ऐड करना चाहोगे? ओके, बच्चे ने एक और कॉन्सेप्ट की बात करी, फुल डिस्क्लोजर। ओके, चलिए आ जाइए। मटेरियलिटी शब्द बना है मटेरियल से। मटेरियल शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं दोस्तों। जैसे मटेरियल एक रॉ मटेरियल वाला भी होता है, माल, सामान, कच्चा माल जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। यहां मटेरियल का मतलब वो नहीं है। एक मटेरियल होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाला, जिसे हम कहते हैं हम इस संसार के मटेरियल वस्तुओं में फंस गए हैं, वो वाला नहीं। हम यहाँ वो वाली बस स्पिरिचुअल बात भी नहीं कर रहे हैं। मटेरियल का मतलब यहाँ पे है इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। तो मटेरियलिटी शब्द बना है मटेरियल से, एंड मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। तो मटेरियलिटी के वर्ड का मतलब है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन एक यूजर के लिए मटेरियल है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बोलते थे, अकाउंटिंग के डेफिनेशन में कहा था कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू दी यूजर्स। तो यूजर को क्या कम्युनिकेट करना है? क्या सब कुछ? द आंसर इज नो, सब कुछ नहीं। जो सब कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ बताना है, जो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, लेट्स टेक इट अ वेरी ऑन अ वेरी लाइटर नोट। मान लीजिए मैं आप लोगों को अपने घर पे इनवाइट करता हूं, आइए डिनर करेंगे इकट्ठे। कर नहीं रहा हूं, मान लो सिर्फ एग्जाम्पल है कि आप सबको मैंने इनवाइट किया, मेरे घर पे आइए डिनर करेंगे। और मैं आपसे पूछता हूं, बेटा आपको इनवाइट किया है, क्या पसंद है? वेजिटेरियन की बात करना, नॉनवेज में खाता नहीं हूं। हाँ अच्छा, हाँ, कह रहा बच्चा, कह रहा मैं भी। हाँ बेटा, क्या खाना पसंद करोगे? व्हाट इज योर फेवरेट डिश खाने में? राजमा चावल, ओके। और आलू के परांठे, और 5-6 लिस्ट बतानी होगी। हाँ, छोले, छोले, ओके। और कढ़ी चावल, हाँ, कढ़ी चावल,
सोया चाप वगैरह चलेगा? ओके। पनीर, पनीर नहीं बोला वेजिटेरियन आइटम में। हाँ, हम वेजिटेरियन वाले पनीर ना बोले तो ऐसा लगता है अधूरा रह गया मील हमारा। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर चलेगा बेटा? मैंने बच्चे से उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पूछ ली, बच्चे ने मुझे 10 आइटम गिना दी। सर प्रायोरिटी ऑर्डर में राजमा चावल सबसे ऊपर, फिर छोले चावल, कढ़ी चावल, आलू के पराठे, ब्ला 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 ब्ला। और मैंने इसको बुलाया एक दिन और मैंने टेबल भर दिया सामने, 10 की 10 आइटम रख दी। खा पाएगा बेटा? क्यों नहीं? ओहो, बच्चे का जवाब होगा, सर इसकी जगह आप मुझे 10 बार बुला लेते, एक एक आइटम करके खिला देते। ऐसा होता बेटा? हाँ सर, एक ही बार बुला लिया आपने, ओवरडोज, ओवरडोज हो गया। ओवरडोज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बच्चा एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा राजमा चावल खाऊं या आलू का पराठा खा लूं या कड़ी चावल खा लूं। बच्चे को सब कुछ पसंद है लेकिन समझ नहीं आ रहा, जरा फंस गया। वो 3 इडियट्स मूवी देखी आप लोगों ने? 3 इडियट्स, वो जो शादी में जाते हैं ये लोग, वो जो प्लेट की हालात थी बिल्कुल वैसे हो जाएगी। रायता कहां से निकल के आ रहा है पता ही नहीं चलेगा, प्लेट में इतना सारा कुछ। एग्जैक्टली वही बात हम करते हैं अकाउंटिंग के अंदर भी दोस्तों। अगर एज अ बिजनेस मैं अपने यूजर को सब कुछ बताने की कोशिश करूं तो यूजर कुछ भी समझ नहीं पाएगा। अगर मैं अपने अकाउंट्स में एवरीथिंग बताने की कोशिश करूं तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना मोटा पोथा हो जाएंगे दोस्तों, यूजर बेचारा पढ़ ही नहीं पाएगा। जो मटेरियल इंफॉर्मेशन जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो कहेगा इतना बड़ा कौन पढ़े, वो छोड़ देगा। तो सही तरीका क्या होता? सही तरीका होता मैं उसको बुलाता और एक दो आइटम जो उसकी पसंद की है प्रायोरिटी वाली वो खिलाता उसे, वो पूरी मील एंजॉय करता, फिर पूछता अगली बार कब बुलाओगे। हाँ, लेकिन इसीलिए यूजर के लिए भी वो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ नहीं, वो बताइए जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, राइट? अब मटेरियल क्या है, ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है ना दोस्तों। यानी इनके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इनके लिए ना हो। भाई इन्हें राजमा चावल पसंद है, इन्हें ना पसंद हो, ऐसा हो सकता है। सो मटेरियलिटी इज वेरी सब्जेक्टिव। लेकिन व्हाट इज मटेरियल अगर इसे डिफाइन करना हो दोस्तों एक लाइन में, तो हम ये कह देते हैं, अगर किसी इंफॉर्मेशन की वजह से एक यूजर का डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन इंपैक्ट होता है, दैट इंफॉर्मेशन इज मटेरियल फॉर द यूजर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी ऐसा सुना दोस्तों, अगर हम कहते हैं अगर मुझे ये पता होता तो मैं ये ना करता, यानी मैंने ऐसा कर दिया लेकिन अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन पता होती तो मैं ऐसा नहीं करता। तो क्या वो इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी? वो आपके डिसीजन को इंपैक्ट कर रही थी? सो materiality is, an information is considered to be material if the knowledge of it or the absence of knowledge of it can impact your economic decision। अगर वो एक यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन है, और हर मटेरियल इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करना होगा, करना चाहिए। ठीक है दोस्तों? नाउ जैसा मैंने कहा मटेरियलिटी तो बहुत सब्जेक्टिव हो गई ना दोस्तों, इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, इनके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट। तो एज अ बिजनेस में क्या डिस्क्लोज करूं? क्या सब कुछ? नहीं। तो एक बिजनेस अपनी मटेरियलिटी डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? ब्रॉडली 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे। 2 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर रिलेटिव अमाउंट। मैंने वर्ड यूज किया नॉट अमाउंट, आई सेड रिलेटिव अमाउंट। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज के रिलेशन में। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। दोस्तों मेरी कंपनी में एक खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए का। क्या ये खर्चा मैं रिकॉर्ड करूंगा? रिकॉर्ड हर चीज होती है दोस्तों, चाहे 1 रुपए की भी हो, आप हर चीज को रिकॉर्ड करते हो। इसीलिए बच्चे ने एक शब्द यूज किया था रिकॉर्ड, मैंने वहां पे करेक्ट करने की कोशिश की थी। रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड तो सब कुछ करना है। 1 रुपया आया हो, 1 रुपया गया हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, एवरीथिंग। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किसकी करनी है, किस चीज के बारे में बताना है, क्या ये खर्चे के बारे में मुझे यूजर को बताने की जरूरत है? इस बात को देखने के लिए लेट्स लुक एट, मेरी सेल्स है दोस्तों 10 लाख रुपए की। मैं पूरे साल धंधा करता हूं, सेल करता हूं, और सेल हुई 10 लाख की, और मेरा एक खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए का। सोच के बताइए क्या ये 1 लाख का खर्चा मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है या नहीं है? सेल कितने की है और खर्चा कितने का है? क्या 10% वाला खर्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? 10 लाख की सेल करते हो सिर्फ पूरे साल में, और खर्चा कितने का है? 1 लाख। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो डिस्क्लोज करना चाहिए। इसके बारे में यूजर को पता होना चाहिए खर्चा क्या है, क्या नेचर का खर्चा है। आप सबने कभी कंपनी का पीएनएल देखा दोस्तों?
कंपनी का पीएनएल 12th में भी पढ़ के आए हो आप लोग। क्या कंपनी का पीएनएल देखा था? पहली आइटम क्या थी वहां पे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगली आइटम अदर इनकम्स। तो एक ही मेन इनकम दिखाई, बाकी सब अदर्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर्स। खर्चों में किसी को याद है क्या क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगला आइटम था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगला आइटम था चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस। ऐसा कभी पढ़ा? नहीं याद है, नहीं है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, चिंता नहीं पालना, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, अगर ये फॉर्मेट आपको ना याद हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उस बात के लिए, लेकिन अभी सिर्फ पुरानी नॉलेज पे खेलते हैं। पढ़ा तो है मेरे बच्चे कभी? आप देखिए, कंपनी का, बड़ी से बड़ी कंपनी का पीएनएल सिर्फ इतनी सी आइटम में समेट दिया। अब आप बताएंगे मुझे, बैड डेट्स का खर्चा कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस। कैरेज आउटपुट कहां जाएगा? रिपेयर्स कहां जाएगा? इंश्योरेंस कहां जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कहां जाएगा? इसका मतलब एक बिजनेस के इतने सारे, इतने इंपॉर्टेंट खर्चे, उसके लिए अलग से हेड ही नहीं बनाया गया, तो वो सब कहां चले जाते हैं? अदर एक्सपेंस में। क्या एक यूजर को इसके बारे में पता होना चाहिए कि सब कुछ अदर्स में छुपा दिया? क्या क्या गया है अदर्स के अंदर, क्या पता होना चाहिए? इसीलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए का, मेरी सेल्स है 10 लाख रुपए, क्या ये खर्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? क्या देख के कहा आपने? आपने कहा सर ये सेल्स का 10% है, बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है दोस्तों। अब सिनारियो चेंज कर देता हूं, यहां देखें, एक और कंपनी है दोस्तों, उसमें भी खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए का। उस कंपनी की सेल्स है, बस इतनी सी, कितनी हुई है? 10,000 करोड़ रुपए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस की सेल तो बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है, 10,000 करोड़ की सेल वाली कंपनी है, उसका 1 लाख का खर्चा हुआ है। क्या ये खर्चा उसके यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? अरे, पिछली कंपनी में 1 लाख का खर्चा इंपॉर्टेंट था, अब की बार नहीं है। अमाउंट तो वही 1 लाख है, बट आपने अमाउंट नहीं देखा, आपने क्या देखा? रिलेटिव अमाउंट। यू लुक दैट अमाउंट इन रिलेशन टू समथिंग। कैन आई से दैट दोस्तों? इस कंपनी के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा था, लेकिन इस कंपनी के लिए ये अमाउंट सागर में बूंद के समान है। कैन आई से दैट दोस्तों? इसीलिए फॉर दिस कंपनी या इसके यूजर्स के लिए ये अमाउंट मटीरियल नहीं है, लेकिन इस कंपनी के लिए मटीरियल था। तो पहली कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या उस खर्चे के बारे में डिटेल्स बताई जानी चाहिए? यस। लेकिन दूसरी कंपनी के खर्चों में अगर इसके बारे में ना बताया जाए तो भी यूजर को फर्क नहीं पड़ता। सब हो मेरे साथ दोस्तों? तो मटीरियलिटी कैसे डिसाइड की जाती है, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है रिलेटिव अमाउंट, अमाउंट इन रिलेशन टू समथिंग, राइट? दूसरा दूसरा क्राइटेरिया होता है दोस्तों नेचर, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। अगर आइटम का नेचर इंपॉर्टेंट है तो वो आइटम मटीरियल है, चाहे अमाउंट छोटा हो बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मान लीजिए मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, लेकिन मैं तो आपको यहां पढ़ा रहा हूं, कंपनी का मालिक मैं हूं, लेकिन और ऐसे और भी लोग मालिक हैं जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, लेकिन कंपनी चल रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं, कंपनी फिर भी चल रही है। कौन चला रहा है? कंपनी की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को किसने अपॉइंट किया? हम लोगों ने, शेयर होल्डर ओनर्स ने अपॉइंट किया। तो दिस कंपनी इज बीइंग रन बाय द मैनेजमेंट व्हिच इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स इज अ डायरेक्टर and he has been engaged, he has been caught in a fraud, engaged in a fraud of ₹10,000। वो फ्रॉड मेरी कंपनी में हो सकता है, वो फ्रॉड किसी और कंपनी में हो सकता है। एक 10,000 रुपए के फ्रॉड में ये एंगेज्ड पाए गए हैं। मेरी कंपनी की सेल्स वही 10,000 करोड़ वाली है बेटा, 10,000 करोड़। इतनी बड़ी मेरी कंपनी है 10,000 करोड़ वाली, और फ्रॉड हुआ है 10,000 रुपए का, मिस्टर एक्स ने किया है। क्या ये इंफॉर्मेशन एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए और बाकी शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सिर्फ 10,000 रुपए का फ्रॉड है, और हो सकता है वो दूसरी कंपनी में किया हो, मेरे यहां फ्रॉड ही ना हुआ हो। क्या ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर रिलेटिव अमाउंट देखो तो नहीं है दोस्तों, बट क्या नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों? आप देखिए,
कंपनी मेरी थी, मैं हूं शेयर होल्डर, मैंने इस कंपनी को चलाने के लिए किसको अपॉइंट किया? क्या मैंने ट्रस्ट करके इनको अपनी कंपनी चलाने को दे दी? यानी हमारा जो रिलेशन है वो ट्रस्ट वाला रिलेशन है, फिड्यूशियरी रिलेशन है, ट्रस्ट किया है। अगर आपको पता चले जिस इंसान पे आपने ट्रस्ट किया है वो एक फ्रॉड में लिप्त पाया गया है, क्या भरोसा कर पाओगे? जल्दी बोलो हाँ या ना। विल यू बी एबल टू ट्रस्ट हिम? तो क्या जो कंपनी आपने उसके हाथों में सौंप दी है, भरोसा कर पाओगे उसके ऊपर? तो क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? चाहे अमाउंट बहुत छोटा है, चाहे आपकी कंपनी में फ्रॉड नहीं हुआ, कहीं और हुआ, बट इंसान अब भरोसे लायक नहीं दिखता है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन यूजर को पता होनी चाहिए कि जिसके हाथों में कंपनी सौंप दी है वो ऐसा है? हाँ दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, irrespective of the amount. The nature of information is critical, important for the user, material. ये इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिस्क्लोज होनी चाहिए। सब हो मेरे साथ दोस्तों? एवरीवन, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूं। ये सेम बात, एयर इंडिया नाम सुना ना आप लोगों ने? सरकारी कंपनी थी, अभी फिर वापस टाटा के हाथ में चली गई है। नाउ इस कंपनी के एक डायरेक्टर फॉरेन में गए थे और फॉरेन में मॉल में से कुछ सामान पिक किया और जेब में डाल लिया और पैसे दिए बिना मॉल से निकल रहे थे। और मॉल में वो अलार्म बज जाते हैं, अगर आप सामान बिना बिलिंग कराए निकल रहे हो, वो अलार्म बज गया और वो पकड़े गए। और वो न्यूज पेपर में आर्टिकल आ गया था कि एयर इंडिया का डायरेक्टर पकड़ा गया इस चीज पर। ठीक है, अगले दिन एयर इंडिया ने उसे नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अपनी गुडविल बचाने के लिए। क्या वो इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट थी कि भाई किसके ऊपर भरोसा करके बैठे हो? राइट, तो इसीलिए वो इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है, मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगर आपको, विजय माल्या साहब का नाम सुना आप लोगों ने? अगर आपको पता चले जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं वो कंपनी में एक डायरेक्टर है विजय माल्या साहब, लगाना चाहोगे पैसा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? चोर है, हाँ यही चोर है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों? अगर हाँ, सो दिस इज व्हाट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट। अब मैंने कहा था दोस्तों मटेरियलिटी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये बात क्यों बोली थी, इस बात को ध्यान समझिएगा दोस्तों। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट सुपरसीड्स ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स। सुपरसीड का मतलब होता है बाकी सब कॉन्सेप्ट को बाईपास कर देता है। यानी अगर कोई चीज मटेरियल नहीं है, आप उस बाकी कॉन्सेप्ट को वायलेट कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मुझे बताएंगे दोस्तों, इस हथियार का नाम आप सब जानते हैं? हथियार मतलब हमारे लिए हथियार ही है, पेपर में बहुत काम करता है हमारे। कैलकुलेटर कितने का होगा? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, मैक्सिमम 500-700 रुपए, राइट? कितने साल चलेगा? 3-4-5 साल चल जाएगा। सो इज दिस माई फिक्स्ड एसेट? यस, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, तो मेरे लिए ये एक एसेट है। मैंने 500 रुपए का कैलकुलेटर खरीदा है, एंट्री बोलिए। मैंने 500 रुपए का एक एसेट खरीदा है, एंट्री बोलिए। कैलकुलेटर टू कैश। क्या कभी हम इस कैलकुलेटर को बैलेंस शीट में एसेट दिखाते हैं? कहां ले जाते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे पर। हम जब ये कैलकुलेटर खरीदते हैं ना दोस्तों, हम एंट्री पास करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपए, और एक ही साल के पीएनएल में डाल देते हैं। लेकिन क्या ये फिक्स्ड एसेट है? अगर ये फिक्स्ड है और इसके 5 साल तक बेनिफिट मिलेंगे, तो ये खर्चा पीएनएल में जाना चाहिए या बैलेंस शीट में? और इसे 5 सालों में हमें डेप्रिशिएट करना चाहिए था। मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब बेनिफिट 5 साल मिल रहे हैं तो खर्चा भी 5 साल में आना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते दोस्तों। हम क्या करते हैं, जिस साल खरीदा उसी साल के पीएनएल में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल देते हैं। क्यों डाल दिया दोस्तों? मटेरियलिटी सॉरी मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट कर दिया हमने। क्या हम अकाउंटेंट्स गलत कर रहे हैं? द आंसर इज दिस क्लॉज, मटेरियलिटी सुपरसीड्स ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स। आप बताएं किसी भी बिजनेस के लिए क्या ये 500 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है? नहीं दोस्तों। तो मैं इसे 100 रुपए करके 5 सालों में डेप्रिशिएट करूं या एक ही झटके में 500 रुपए पीएनएल में डाल दूं, क्या यूजर को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं दोस्तों। बल्कि अगर मैं इसे बैलेंस शीट में दिखाता, फिर मैं 100 रुपए डेप्रिशिएट करता। जरा सोच के देखिए, बुक्स में पहले हम इसे पहली बार एंट्री पास करते,
कैपिटलाइज करने की, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिक्स एसेट नाम का एक आइटम आ जाता। फिर अगले 5 साल हम एक एंट्री पास करते, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। आप समझते हो दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में काम कैसे होता, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हूं कंपनी का सीए, मेरे नीचे बीकॉम के लोग काम करते हैं, बीकॉम ग्रेजुएट्स काम करते हैं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक बंदा साल के एंड पे एक एंट्री पास करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैलकुलेटर 100 रुपए, उस एंट्री का एक प्रिंट निकालेगा, वो प्रिंट लेके मेरे पास आएगा, अमित सर यू आर द बॉस, एंट्री अप्रूव कर दीजिए। मैं एंट्री अप्रूव करूंगा, सिस्टम में एंट्री अप्रूव करूंगा। पहला साल, अगले साल फिर ऐसा होगा, उसके अगले साल फिर ऐसा होगा, 5 साल हम 100 रुपए के लिए, वो इंसान भी टाइम लगाएगा, मैं भी टाइम लगाऊंगा, पेपर के प्रिंट आउट भी निकलेंगे, फाइल में लगाए भी जाएंगे। क्या इज दैट वर्थ द एफर्ट? अगर नहीं तो वो इंफॉर्मेशन इमटेरियल थी, इसीलिए हम उस खर्चे को एक ही झटके में पीएनएल में डाल देते हैं। बट आर वी वायलेटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट? यस। व्हाई? बिकॉज अमाउंट वॉज इमटेरियल, और क्योंकि अमाउंट इमटेरियल है, हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को सुपरसीड कर गए, वायलेट कर गए। तो अगर आइटम्स बहुत छोटे अमाउंट की होती हैं, तो हम उसे ओवर अ पीरियड कैपिटलाइज, ओवर द पीरियड राइट ऑफ करने के बजाय, डेप्रिशिएट करने के बजाय, एक झटके में ही पीएनएल में डाल देते हैं। वी सुपरसीड मैचिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज द अमाउंट इन्वॉल्व वॉज इमटेरियल। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? अब यहां देखें दोस्तों, इस फिगर को रीड कीजिएगा। मेरी कंपनी की सेल इतनी है, मोबाइल नंबर नहीं है ये मेरी कंपनी की सेल्स है। रीड करो कितनी है। अगर मैं आपको अपने फाइनेंशियल्स में ऐसे फिगर दिखा दूं, आप फिगर को अप्रिशिएट कर पाओगे, या पहले 5 मिनट तो काउंट ही करते रहोगे? ऐसा होगा दोस्तों? अब मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। दिस फिगर इज 99873.29 करोड़। अब अगर मैं आपको ये ऐसे पढ़ने को दूं, नीचे वाली, क्या वो आप पढ़ पा रहे हैं? हाँ या ना? क्या मेरी सेल एग्जैक्टली इतनी है, या इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे है? वो 1300 रुपए ज्यादा है, 1365 रुपए, 1365, लेकिन मैंने फिगर को राउंड ऑफ कर दिया। क्या आप फिगर आराम से पढ़ पा रहे हैं एवरीवन? अगर इस फिगर को मैं ऐसे लिख दूं, 99873 करोड़, चलेगा? हाँ, 29 लाख रुपए की राउंडिंग कर दी है दोस्तों, 29 लाख रुपए। क्या यूजर को फर्क पड़ रहा है मेरी कंपनी में? नहीं पड़ रहा। मेरी कंपनी कितनी सेल्स दिखा रही है? तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की सेल्स है मेरी, 1 लाख करोड़। 29 लाख रुपए, 29 लाख करोड़ नहीं, 29 लाख रुपए अगर हटा भी दूं, क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? प्रॉब्ली द आंसर इज नो। लेकिन क्या फिगर आप आराम से पढ़ पाओगे? तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं दोस्तों, पैसा राउंडिंग किया जाता है, राउंडिंग ऑफ कर दिया जाता है पैसे को, कुछ डेसिमल्स में या बिना डेसिमल्स के भी, वो सब किया जाता है बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने फिगर्स को करोड़ में राउंड कर दिया क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी बड़ी फिगर्स है आपकी, अगर आपने करोड़ों में राउंड ऑफ भी किया तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। इस मटीरियलिटी में 1365 रुपए छुप गए थे, इस मटीरियलिटी में 29 लाख 1365 रुपए छुप गए हैं, बट किसी को फर्क फिर भी नहीं पड़ता बिकॉज कंपनी इज सच अ ह्यूज कंपनी। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? ये लीजिए, आ जाइए, पहला बुलेट पढ़े। ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। ऑल इंफॉर्मेशन या ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन? और मटेरियल का मतलब क्या था? जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब है जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट करती है। मटेरियल मींस सिग्निफिकेंट, एंड इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज मटेरियल इफ इट कैन इंपैक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर। इज दैट ओके बेटा? In other words, an information which is immaterial need not be disclosed in the financial statements. तो सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मटेरियल है वो सब बताइए। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ओवरराइड्स ऑल अदर प्रिंसिपल्स। सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है मटेरियलिटी। जैसे अभी कैलकुलेटर वाले एग्जांपल में आप मैचिंग कॉन्सेप्ट से बाईपास कर गए थे, राइट? Materiality is a subjective phenomena. What is material for one person may not be material for another person. Right, everyone?
और मटेरियलिटी हम दो प्रिंसिपल से गवर्न कराते हैं। कौन कौन सी, किस बेस पे डिसाइड करें कि मटेरियल है या नहीं? पहली चीज रिलेटिव अमाउंट और दूसरा नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यूजुअली मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन relative amount of an item and the nature of the information. This entire thing is materiality concept. अब materiality की applications देख लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जांपल, कैलकुलेटर फिक्स एसेट था, लेकिन हमने उसे एक ही साल में एक्सपेंस ऑफ कर दिया क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व वाज इमटेरियल, राइट? कंपनीज एक्ट में भी एक आइटम लिखी है, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, मेरे साथ रहिएगा। लेट मी शो यू। आप सबने कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कभी पढ़ा था दोस्तों? किसी को पता है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? वो शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, वो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया है। मैं वहीं से आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। ये आपकी बुक नहीं है, ये सीए इंटरमीडिएट की बुक है। कुछ दिखा रहा हूं, कुछ इंफॉर्मेशन आपकी रेलेवेंस के लिए। ये वो पीएनएल है जो आपने कभी पढ़ा था दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? यहां पर पढ़ेंगे मेरे साथ। आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस पॉइंट, फिफ्थ का सिर्फ इतना हिस्सा। A company shall disclose by way of notes additional information regarding aggregate expenditure and income on the following item. Notes to accounts में आपको एक्स्ट्रा चीजें बतानी है इन सब चीजों के बारे में, and I want all of you to read this item. Any item of income and expenditure which exceeds 1% of revenue from operations or rupees 1 lakh, whichever is higher. देखिए, जैसा मैंने अभी कहा, पीएनएल के फॉर्मेट में एक अदर इनकम आ गई थी, एक अदर एक्सपेंसेस आ गए थे। अब बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर जा सकती हैं, उसमें से किस किस को बताना है उसके बारे में आपको कुछ अलग से बताया जाता है। जैसे इसके बारे में अलग बताना है, इसके बारे में अलग बताना है। लेकिन कोई भी आइटम इनकम या एक्सपेंडिचर की जो इस लिमिट को एक्सीड कर दे, इस लिमिट को एक्सीड कर दे, उस आइटम को अलग से बताना ही बताना है। यानी कंपनीज एक्ट कहता है जो आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इस लिमिट से ज्यादा है। लिमिट क्या है मैं बता रहा हूं अभी, इसको मत, इस पे चिंता मत करो दोस्तों, मैं दिखाऊंगा वो लिमिट। जो आइटम इस लिमिट से ज्यादा है उस आइटम को अलग से डिस्क्लोज, यानी कंपनीज एक्ट कह रहा है वो आइटम हम मटेरियल मानते हैं, आप उस आइटम को बताओ ही बताओ, नोट्स में डिस्क्लोज करो। दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज कंपनीज एक्ट के अंदर दिया गया मटेरियलिटी क्लॉज, कि हर कंपनी के लिए ये आइटम्स मटेरियल होंगी अगर ये इस लिमिट से ज्यादा है। ये लिमिट क्या है, अब ये मेरे साथ देखिएगा। ये लिमिट है दोस्तों, पहली लिमिट 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरी लिमिट है रुपीज 1 लाख। इन दोनों का हायर, इन दोनों का हायर, उससे अगर आपकी इनकम और एक्सपेंस ज्यादा है, इफ योर इनकम ऑब्लिक एक्सपेंस exceeds higher of A and B, जो ऊपर वाली दो लिमिट्स है उनका हायर पकड़िए, उस हायर से भी अगर आपका खर्चा या इनकम ज्यादा है तो वो आइटम को अलग से डिस्क्लोज करना ही करना है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए दोस्तों मेरे बिजनेस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस। तो पहली लिमिट क्या बनेगी, 1% ऑफ 10 lakhs विच वर्क्स आउट टू 10,000 रुपए, 10,000। दूसरी लिमिट क्या थी, 1 लाख। इन दोनों का हायर क्या है, 1 लाख रुपए। अगर मेरा कोई खर्चा या इनकम 1 लाख से ऊपर है तो मुझे उसे अलग से डिस्क्लोज करना ही करना है। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। माई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपए। What is the first limit? 1% of 10 crores, which works out to 10 lakh rupees, 10 लाख। दूसरी लिमिट है 1 लाख। इन दोनों का हायर क्या है, 10 लाख। तो मेरा कोई खर्चा या मेरी कोई इनकम अगर 10 लाख से ज्यादा है वो मेरे लिए मटेरियल है।
उसे डिस्क्लोज करना ही करना है। ठीक है जी। सो एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच एक्सीड्स द हायर ऑफ 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड 1 लाख, इन दोनों के हायर से भी जो ज्यादा है उसको डिस्क्लोज करना है। अब पढ़िएगा, ये पॉइंट पढ़े, ये वही है जो मैं शेड्यूल 3 से लेके आ रहा हूं दोस्तों, पढ़िए। ठीक है दोस्तों, कंपनीज एक्ट में इनबिल्ट मटेरियलिटी क्लॉज, जिसे हम कह रहे थे रिलेटिव अमाउंट, वो रिलेटिव अमाउंट क्यों बता रहे हैं, इससे ऊपर होगा तो मटेरियल मान लिया हमने। ठीक है जी। और कंपनीज एक्ट में अगर किसी आइटम के बारे में बोला है ये बताना है तो वो बताना ही बताना है, नेचर वाइज मटेरियल है, लेकिन अगर अमाउंट वाइज देखा जाए तो ये आइटम मटेरियल मानी जाएगी और बतानी ही बतानी है। इसके ऊपर वाला एग्जांपल भी पढ़ लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम पैसा राउंडिंग ऑफ करते हैं बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कि पैसा राउंडिंग ऑफ यूजर के लिए आसान हो जाता है, डेटा को रीड करना, अपने डिसीजंस लेना, लेकिन उतने राउंडिंग ऑफ से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इज दैट ओके एवरीवन? एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, समझ आई कुछ बातें? आज जो 4 कॉन्सेप्ट किए हैं एक बार फटाफट रिकैप कर दीजिए। पहला कॉन्सेप्ट किया कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या था ये कॉन्सेप्ट? हम एसेट्स को कैरी करते हैं ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जिस प्राइस पे उसे आपने खरीदा, एक्विजिशन प्राइस। ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया था बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न, राइट? इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू चेंजेस से इंपैक्ट नहीं होने देते, हम हिस्टोरिकल। लेकिन एसेट को वैल्यू करने के और भी बेसिस होते हैं, फिर भी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू करते हैं बिकॉज ये अनबायस्ड व्यू है, इतना पैसा आपकी जेब से लगा है। बाकी बेसिस में बायसनेस आ जाती है कि मार्केट वैल्यू कितनी है उस चीज की, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कोई बायसनेस नहीं आती। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कौन से एसेट्स पे? लॉन्ग टर्म एसेट्स पे, नॉन करंट एसेट्स पे, राइट? फिर हम पहुंचे दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट विच वाज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब था एसेट की वैल्यू में चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज हम बुक करते हैं जब वो रियलाइज होता है, जब वो रियलाइज होता है। ये कॉन्सेप्ट भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट से ही लिंक्ड है कि बाकी पूरे टाइम उसे कॉस्ट पे रखो, सिर्फ तब चेंज करो जब वो रियलाइज हो रहा है, यानी गेन और लॉस तभी बुक करो जब रियलाइज हो। क्या हम अकाउंटेंट्स ये फॉलो करते या इसका स्ट्रिक्टर वर्जन फॉलो करें? और दैट स्ट्रिक्टर वर्जन इज कंजर्वेटिज्म, जहां पे हम गेन्स तो तभी बुक करते हैं जब वो रियलाइज होते हैं, लेकिन लॉसेस हम एंटिसिपेटेड बेसिस पे भी बुक कर लेते हैं। तो हम पहुंच गए कंजर्वेटिज्म पे, और कंजर्वेटिज्म ने कहा था प्रोवाइड फॉर ऑल anticipated losses arising out of sales, do not anticipate gains। गेन्स के बारे में सोचो भी नहीं, लेकिन पास्ट के इवेंट से होते हुए लॉसेस को बुक्स में प्रोवाइड कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी लाइबिलिटीज ओवरस्टेट हो जाती है, हमारे खर्चे ओवरस्टेट हो जाते हैं, इनकम्स अंडरस्टेट हो जाती हैं और एसेट्स अंडरस्टेट हो जाते हैं। सो 2-4 एग्जांपल अगर हम देने की कोशिश करें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जाता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। दिस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स भी बनाया जाता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हम रिकॉर्ड नहीं करते, कंजर्वेटिज्म का वायलेशन हो जाता। इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, राइट? हम प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं इस कॉन्सेप्ट की वजह से। करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू पे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स पे अप्लाई होता है या क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म पे अप्लाई होता है या लॉन्ग टर्म पे भी हो सकता है? लॉन्ग टर्म पे कब अप्लाई हो रहा होगा? जब जो फॉल इन वैल्यू है वो अदर देन टेम्पररी हो। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, अदर देन टेम्पररी अगर फॉल आ जाए। और फिर फाइनली हम पहुंचे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे। मटेरियलिटी, मटेरियल शब्द का मतलब था सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट कहता था हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होनी चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन नहीं, हर मटेरियल इंफॉर्मेशन। क्या चीज मटेरियल है? जो एक यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट करती है, राइट एवरीवन? मटेरियलिटी तो हर यूजर के अलग हो सकती है दोस्तों। फिर हमने कैसे डिसाइड किया क्या चीज मटेरियल है क्या इमटेरियल है? 2 बेसिस पे। पहला बेसिस रिलेटिव अमाउंट, दूसरा बेसिस नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। ये कॉन्सेप्ट सर्वोपरि है, बाकी सबको सुपरसीड कर देगा। इसीलिए अगर कोई ट्रांजैक्शन इमटेरियल अमाउंट की है
आप उसके ऊपर अप्लाई होने वाला कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई नहीं भी करते हैं, जैसे कैलकुलेटर को आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेप्रिशिएट नहीं किया, चल जाएगा दोस्तों, चल जाएगा, राइट। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही छोटी आइटम्स को हम एक बार में पीएल में डाल देते हैं, पैसा राउंडिंग ऑफ इस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। और कंपनीज एक्ट में एक इनबिल्ट मटेरियलिटी क्लॉज डाला गया, हर इनकम और एक्सपेंस जो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 1 लाख विच एवर इज हायर से भी ज्यादा है, उसे अलग से डिस्क्लोज करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे तो आपकी प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट करेंगे। एक कॉन्सेप्चुअल बेस जो बनाना था वो यहां तक के लिए काफी है, ताकि हम इस वेवलेंथ पे बात कर पाए। जब आगे कभी रीजंस आएंगे लॉजिकल चीजों के, तो हम इसी रीजंस पे बातें कर पाए, राइट। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे।